कुछ पाप पार्टी के नेता आपके बेटे पे भी आरोप लगा रहे थे जमीन का, वो क्या मसला है? तो 70 साल तक वो क्या कर रहा था? इनकी नीयत खराब है कि राजकुमार जी, आपने करोड़ों की संपत्ति बनाई है, कौन से खेत में पैसों की खेती की ये बता दें। इसका मतलब पार्टी मिली है। हाँ तो मिली हुई है, पूरे के पूरे बाप भ्रष्ट है। जिस जय कृष्ण ने थोड़ा भी हमका क्वेश्चन लगाया और 2-2.5 करोड़ में सौदा तय होता है, पकड़ में आया तो उसके हाथ धुलवाया तो कलर निकला ही। कलर कहाँ से निकला? भ्रष्टाचार की दुकानें खोल रखी इन्होंने, ये राजकुमार जी ने खोल रखी है। 3 करोड़ का आलीशान बंगला बना रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है। मैं उनको चुनौती देता हूँ, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब उसके बाद में ये उछल उछल करके तूफान खड़ा कर दिया है, तो ऐसा क्या तूफान? आलीशान गाड़ियाँ, आलीशान बंगले, जमीनें खरीद रहे हैं, होटलें खरीद रहे हैं, माइंसें खरीद रहे हैं। किसने होटल खरीदी? राजकुमार ने कब्जा कर रखा उन्होंने, किसने? जी राजकुमार ने। वो तो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो आत्मज्ञान हुआ क्या उसको? और वो राजनीतिक लाभ के लिए बोल रहा है। आजकल मंदिर भी जाने लग गया, आजकल साफे बांधने लग गया, पहले तो वो फेटा बांधते थे, आजकल भजन कीर्तन में भी जा रहे हैं, मजरी भी बजा रहे हैं। बाबूलाल खराड़ी मुसलमानों को भाई नहीं मानते। नहीं मानता हूँ मैं, तो हमारे दुश्मन मानता हूँ मैं तो। ये आदिवासी प्रदेश की भी मांग करते हैं। ये थोड़ा चल सकता है, जाति के आधार पर कोई प्रदेश बना है ना बनेगा। भाई सरकार की मंशा क्लियर थी, आप भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने लीक कराया, तो कांग्रेस के पुराने पापा को आप क्यों बचा रहे हैं? आपकी सरकार क्यों बचा रही है? भाई ये एक दोषी है तो बाकी का क्या दोष है? उनके फैसलों का भी हमने अध्ययन किया है। करोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि आधे से ज्यादा फर्जी है इस पैसे। हाँ? और कहना मगरमच्छ भी जल्दबाजी होगी। पकड़ना अब मगरमच्छ भी आने चाहिए। और लगातार ईसाई धर्मांतरण हो रहा है, इस पर आपका कहना है? जय किशन पटेल भी अध्यापक रहे थे और आप भी अध्यापक रहे हैं। उसने शिक्षा दीक्षा की, वो डिग्रियां ही सारी फर्जी हैं। आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा कि मैं पहले लिविंग में रहा था, फिर मैंने शादी की थी। तो वो लिविंग में उसके बाद शादी करते हैं। राहुल गांधी अभी परिपक्व नेता नहीं है। करोड़ीलाल मीणा जीवन भर उन्होंने संघर्ष ही किया है, सारी हड्डियां टूटी हुई है। वसुंधरा राजे। अब राजनीति में तो कई बार आदमी ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता अप्स है। एंड डाउन्स। नमस्कार, भारत अवतार की पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप लगातार हमारे से प्यार बनाए हुए हैं। लगातार बड़ी संख्या में आदिवासी क्षेत्र के लोग हमारे चैनल को देखते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र के लोगों की एक डिमांड थी कि आप आदिवासी नेता का भी इंटरव्यू कीजिए, तो हमने आदिवासी क्षेत्र के विभिन्न नेताओं का इंटरव्यू किया। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबूलाल खराड़ी जी, जो कि जाडौल से विधायक हैं और चौथी बार विधायक हैं, और लगातार वो अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में आते रहते हैं। एक बार जीते फिर हारे, फिर जीते फिर हारे। इस बार जीत कर जो आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण का संकल्प इन्होंने लिया है, क्योंकि इनको जनजातीय मंत्री राजस्थान सरकार का बनाया गया। बाबूलाल खराड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अभिनंदन है। धन्यवाद साहब। आप पधारे, आपका कीमती समय दिया सर। बिल्कुल धन्यवाद आपको। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। ये आपका जो जीवन गुजरा बड़ा संघर्ष में गुजरा। क्या अभी भी उसी मकान में रहते हैं बाबूलाल जी जिसमें आप रहते थे? वो कच्चा सा मकान मैंने देखा था, मंत्री बन के आए थे, एक तस्वीरें सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई थी। बिल्कुल निश्चित रूप से उस मकान में मुझे सुकून मिलता है। ये मकान मैंने मेरे हाथ से खुद से बनाया है अच्छा। और आज भी मैं उसी में रहता हूँ। हम्म। उसमें अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हमको फ्रिज की अपने ये एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों एसी कूलर क्यों? क्योंकि केलू है, देसी केलू है, उससे हवा पास होती है, तो पंखा नहीं भी हो तो आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। अच्छा। हाँ, ये तो खासियत होती है कच्चे मकान में। तो जयपुर में हम देसू केलू का कोई मतलब बनाना चाहे तो मतलब सर गर्मी नहीं लगेगी? जयपुर में केलू पोस्ट बनना संभव इसलिए नहीं है कि यहाँ इस प्रकार का माहौल ही नहीं है। अच्छा। वो ग्रामीण परिवेश से सब मिलते हैं वहाँ पे। तो मतलब वहाँ गर्मी नहीं लगती देसी केलू में? पंखा नहीं है उसके अंदर? पंखा तो होगा। पंखा है, पंखे हैं। कूलर भी होगा। हाँ, कूलर नहीं है। तो कूलर नहीं है। तो वहाँ गर्मी नहीं लगती आपको? हाँ। तो सर ये कब बनाया था आपने मकान? मैं 2000 में प्रधान बना था, तो 2001 के आसपास हमने बनाया था। अच्छा, प्रधान भी रहे आप? हाँ प्रधान। ये तो हिडन है, हमको तो पता ही नहीं चला आप प्रधान भी रहे। 2000 में प्रधान बना, 2000 से 3 तक मैं प्रधान, 3 में मैं एमएलए बन गया था। तो आपका ये पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कैसे हुई? सुना है आप टीचर भी थे, टीचर कब से कब तक थे, अध्यापक थे? ऐसा है, 82-83 में मैंने 11वीं कर ली थी। 11वीं करने के बाद में हम पंचायत समिति में संविदा पे नौकरी लग गए थे अध्यापक के लिए। अच्छा, संविदा पे लगे। हाँ। कितना पैसा मिलता था? उस समय 400 रुपये मिलते थे और हम्म। मैंने 5 वर्ष तक अध्यापन कार्य किया। तो 400 में घर चल जाता था? हाँ, उस समय पैसों की कीमत होती थी, वैल्यू उतनी थी, हम्म। तो 400 रुपये से परिवार चल जाता था।
और फिर साथ में खेती कब से? खेती तो उससे दी है, हम्म। क्योंकि मैं बचपन में पढ़ने जाता तब भी मैं खेती बाड़ी का काम करके फिर जाता, बुआई करके फिर जाता था। काय की खेती है आपने? हाँ। वहाँ मक्का होता है, उड़द होता है, तुअर होती है। आजकल लोग कपास करने लग गए। अच्छी खेती है वहाँ। हाँ, अच्छी खेती, सौंफ भी करने लग गए, गुजरात पैटर्न पे आ गए। तो हम्म। गुजरात में सौंफ भी होती, कपास भी होती, अच्छा पैसा भी मिलता है, तो वो खेती भी आजकल करने लगे। अरंडी की खेती भी लोग बाग करने लगे। अब धीरे धीरे ये क्या ये वो सोयाबीन तो नहीं होता है, लेकिन मूंगफली मूंगफली भी करने लग गए। मूंगफली की खेती भी है। हाँ, आप क्या क्या बोते हैं इसमें? देखो हमारे तो मक्की बोते हैं, मक्की, उड़द है, तुअर है, और कहीं छोटा मोटा कपास का काम कर लेते हैं। तो ये पॉलिटिक्स में अचानक से 80 टीचर रहते हुए, अध्यापक रहते हुए कैसे आना हुआ? किस प्लेटफॉर्म कैसे मिला? देखिए, वैसे तो पॉलिटिक्स में मेरी रुचि नहीं थी। मैं संघ का काम करता था, और मुझे तहसील कार्यवाह की जिम्मेदारी थी। कौन सी तहसील थी? कोटड़ा की है। कुठड़ा? हाँ, कोटड़ा की है। कोठड़ा। उसके बाद में मोगा कांड हुआ था, शमशेरों के पर खालिस्तानियों ने हमला किया था। कहाँ पे? पंजाब में पंजाब में, हाँ, हुआ मोगा था। कांड हुआ था। हम्म। उस समय कोई वक्ता था नहीं, तो मुझे भाषण देने के लिए कहा, तो भाषण मैं शुरू से देने का थोड़ा भाषण देता ही था, तो मैंने कुछ बोल गया हूँगा। तो कुछ लोगों ने कहा आप असली वेश में आ गए हो। तो मैंने कहा मैं क्या बोला हूँ, नहीं नहीं, ऐसे ही आप तो बस राजनीतिक भाषण दे दिया ही हो। तो योजना बनी होगी। तो उस समय युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रमोद जी सामर थे, और महामंत्री दिनेश सिंह भट्ट थे। दोनों मेरे घर पे आए थे। मैं मिला नहीं था, काम करने का थोड़ा शौक था, तो मैं तो गांव में था, काम करता था। क्या काम करते हैं? वैसे संगठन काम के लिए जाता अच्छा। रहता था, घूमता रहता था। तो उसके बाद में वो घर आए, मैं मिला नहीं, चले गए। जा करके उन्होंने एक मेरी घोषणा कर दी मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा की। अच्छा, वहाँ की हाँ, कोटड़ा की? कोटड़ा की। तो वहाँ घोषणा करने के बाद में जब लोगों ने मुझे बधाई दी और मुझे कहा कि आपको तो राजनीति में काम करना है, राजनीति में ये दायित्व मिला है, तो मैंने कहा मुझे राजनीति में काम नहीं करना है। तो मैं संगठन मंत्री थे वनवासी कल्याण परिषद के, रमेश जी करके, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, आयुर्वेदाचार्य करके, वहाँ आए ही थे। हम्म। तो उनके पास गया अखबार लेकर के। मैंने कहा ये क्या है यूँ? तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ यूँ? मैंने कहा मैं राजनीति में काम करने की रुचि नहीं है, मेरी रुचि का विषय नहीं है, मैं अन्य क्षेत्र में काम करूँ, राजनीति में काम नहीं करूँगा। तो क्यों नहीं करूँगा? मैंने कहा नहीं करूँगा, मेरे राजनीति मेरा शौक नहीं है, ना रुचि का विषय है। उन्होंने ज़्यादा आग्रह किया क्यों नहीं करना चाहता? मैंने कहा देखो, मैं एक तो झूठ बोल नहीं सकता हूँ, और उल्टे सीधे धंधे नहीं कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा एक ही लाइन में कि भाई ये चीज़ें सारी ठीक हुई, आप मानते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, इसलिए आपको उधर ही काम करना है। तो आग्रह था संगठन का, संगठन की अपेक्षा भी थी, तो हमने काम करना शुरू किया। तो पहले और युवा मोर्चा के अध्यक्ष है ये? हाँ, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। उसके बाद में मंडल अध्यक्ष? मंडल अध्यक्ष है। उसके उसके बाद बाद हमने काम शुरू किया, धीरे धीरे पार्टी का जनरल हमने ये बनाया। कितनी साल की एज में बन गया आप युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष? 87 में। मतलब कितने साल के थे आप? उस समय मेरी उम्र होगी लगभग 25 के आसपास होगी। अच्छा, अभी कितने साल के हैं? अभी 56वां चल रहा है ये रनिंग। अच्छा, लगते नहीं हैं आप, यंग है अभी भी, स्टिल यंग। हम्म। ओके, मेहनत करते हैं, खेती करते होंगे शायद। तो अब 25 साल की उम्र, उसके बाद फिर क्या रहा पॉलिटिकल करियर में? देखिए, उसके बाद में काम कर ही रहे थे, तो 95 में, 95 में थ्री टायर वाला सिस्टम भैरू सिंह जी ने राजस्थान में एक्ट ला कर क्या चीज? थ्री टायर सिस्टम पंचायती राज में, अच्छा, थ्रेट है। सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य, और आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी ही चुनाव लड़ेगा, इस प्रकार का कानून ला करके इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज को तब प्रधान महिला थी, तो मुझे गुलाब जी की इच्छा थी कि जिला परिषद का चुनाव लड़े। कोडा का पैनल हम तैयार कर रहे थे, तो पैनल पे चर्चा हो रही थी, हम दोनों ही बैठे थे डाक बंगले में, और कोई तीसरा था नहीं। चर्चा चली, फिर गुलाब जी ने कहा कि भाई आपको जिला परिषद चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति क्षेत्र में काम करूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो गुलाब जी बार बार कह रहे थे कि चुनाव लड़ना पड़ेगा, मैंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा।
तो थोड़ी देर बाद गुलाब जी गुस्से हुए, गुस्से होकर कहा कि जखमराज राजनीति में आओ, जखमराज राजनीति में आओ, चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा चारों सीटें आपकी जिला परिषद हम जिता देंगे, पंचायत समिति का प्रधान हम बना देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कोई प्रधान मुझे बने नहीं बने कोई ज़रूरी नहीं है, जिला परिषद की सीटें चारों जीते नहीं, ज़रूरी नहीं है, बाबूलाल खाड़ी चुनाव लड़ना चाहिए। तो फिर उनके आग्रह पर जिला परिषद चुनाव लड़ लिए, जिला परिषद सदस्य बन गए। फिर ये चुनाव लड़ने का ये शुरुआत हुई, उसका प्रधान बन गए। हाँ, उसके बाद में 98 में मैं जिला महामंत्री था देहात का। तब अपने ओम जी माथुर हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उन्होंने मुझे एक मोटरसाइकिल निकाल के दी थी शोरूम से कि भाई आप जिले में घूमो, पार्टी का काम करो। तो मैं ये करता था और 2 दिन में जिले में पार्टी वाला रुकता था, सोम मंगल। विस्तारक टाइप। हाँ, तो बीजेपी में उस समय विस्तारक निकलते थे। विस्तारक नहीं, लेकिन वैसे मुझे कहा भाई ये काम आपको करना है, पूर्णकालीन की तरह। पूर्णकालीन नहीं था, लेकिन फिर भी उसी तरह से काम करना है। अच्छा, पूर्णकालिक की तरह। हाँ, तो काम करता था। 98 के चुनाव आए थे विधानसभा के, उस समय गोविंदाचार्य जी महासचिव हुआ करते थे। तो वो बहुत छोटी बैठकें लेते थे। उदयपुर आए, रात्रि बैठक थी, शाम को 8 बजे। तो हम 20-25 लोगों को बुलाया था। चुनावी वर्ष था, तो उन्होंने सबसे पहले आकर के पूछा कि इसमें चुनाव कौन कौन नहीं लड़ना चाहता। तो मैंने सबसे पहले हाथ खड़ा किया, तो मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। अपनी डायरी में नाम नोट किया, और जब चुनाव आ गए, ये कब की बात? 98 में जब तारीख डिक्लेयर हुई, पैनलों पे चर्चा हो रही थी, तो जाडौल में भी काफ़ी लोग थे, हमारे भी 2-3 लोग थे उम्मीदवार। लेकिन अंत में नाम मेरा फाइनल होता है, और गुलाब जी ने जयपुर से झाड़ू वालों को कह दिया कि बाबूलाल जी का नाम फाइनल हो गया और आप उनका फार्म भरवाओ, कल लास्ट डेट है। मेरी कोई तैयारी नहीं थी। जब झाड़ू सूचना पहुंची मंडलाध्यक्ष को, तो वो मेरे को लेने के लिए घर पे आया। तो घर पे मैं था नहीं, उदयपुर था। मुझे उदयपुर पहुंच रहे किसको टिकट दिला, मैंने कहा जो भी पार्टी दे उसको लड़ाएंगे यार। और मैं एक कार्यकर्ता के वहाँ बैठा था, तो वहाँ फ़ोन आया, बाबूलाल जी वहाँ है? कहता हाँ है, तो बात कराओ। तो उन्होंने कहा जब आपका टिकट फाइनल हो गया है और आपको फार्म कल भरना, कल लास्ट डेट है, आप आओ। तो मैंने उनको कहा भाई तुम पागल हो गए क्या, मैंने तो मना कर रखा चुनाव लड़ने, मेरा कैसे टिकट फाइनल हो गया? नहीं फाइनल हो गया। तब तक जयपुर से सूचना आ गई। फिर मैं रात को 11:30 बजे झाड़ू पहुंचा, और उस समय स्टूडियो को जगा करके मैंने, शायद उस समय 11 बजी होगी, तो उस समय मैंने फ़ोटो खिंचवा कर घर पे गया, और घर पे जाकर सुबह वापस आया, फार्म भरा, सिक्योरिटी से भी कार्यकर्ता जमा की, और कार्यकर्ता ने 4-5 ड्रेसें बनवा के दी और चुनाव लड़ लिए। हार गए, काम शुरू रखा। अच्छा, हार गया वो चुनाव? हाँ, पैसे के कारण हारे? पहला चुनाव था। पैसे की कमी के पैसे पार्टी ने दी थी चुनाव लड़ने के लिए। आपके पास नहीं थे? नहीं, मेरे पास, मेरा 1 रुपया नहीं लगा था। ये 6 चुनाव है, 6 चुनाव मेरे जेब से 1 रुपया भी नहीं लगा, पार्टी तक दिया है। चुनाव लड़ लिया, हार गए, काम शुरू किया, वापस शुरू किया, 1-2 दिन वापस शुरू कर रहे थे। तो 2000 में। क्यों हारे वो चुनाव? अब पहला चुनाव था, मेरे को कोई जानता भी नहीं था, और कुछ कार्यकर्ताओं की भी वहाँ अपेक्षा थी कि टिकट उनके किसी आदमी को मिले, तो उनको टिकट नहीं मिला, तो वो भी कारण हो सकता है, और भी कई कारण हो सकता है। तो कुछ नहीं, फिर 2000 में पंचायत समितियों के चुनाव हुए, पंचायत राज के। तो उसमें मुझे कहा कोई आप प्रधान बनिए, तो मैंने कहा मैं एमएलए का चुनाव लड़ता हूँ, प्रधान बन दो ठीक, वैसे किसी कार्यकर्ता को बनाओ। तो उन्होंने कहा नहीं आपको ही बनना है। तो मैं 2000 में प्रधान बन गया था, और प्रधान रहते हुए 3 में एमएलए का टिकट मिला था फिर से। अच्छा, जीत गए वहीं जाडौल? हाँ, फलासिया विधानसभा थी उस समय। फलासिया? हाँ, फलासिया था, तो वही एरिया, वही था। लेकिन वो अब एसडीओ हेडक्वार्टर को विधानसभा का नाम दिया। बाकी पहले वो ग्राम पंचायत थी, एक कस्बा था, उस नाम से था। जनसंख्या अब बढ़ गई है? हाँ, अब बढ़ गई, पहले थोड़ी कम भी थी। तो पैसे नहीं थे आपके पास चुनाव लड़ने? हाँ, पैसे तो उस समय भी थे, आज भी नहीं है। तो आपने फिर जब राजनीति में आ गए, एमएलए बन गए, तो कोई धंधा वंदा सेट नहीं किया? धंधा वगैरह सेट नहीं किया? नेता फिर कर लेते हैं धंधा सेट। देखिए, धंधा खेतीबाड़ी है, ज़्यादातर जोर हमने खेतीबाड़ी से। धंधा और करते क्या धंधा हो सकता है? या तो मैं ठेकेदारी में जाता, तो वहाँ पे बेईमानी होती है, और धंधा करते उसके लिए आपके पास पैसा चाहिए। तो
तो पैसा तो कोई भी धंधा करने से पहले बजट चाहिए, बजट था नहीं, इसलिए उन्होंने इसी लाइन पे चलते रहे। फिर तीन में चुनाव लड़ लिया, आप जीत 3 में गए। चुनाव लड़े, 3 में मैं एमएलए बन गया था। तो मंत्री नहीं बने फिर 3 में? देखिए, मंत्री नहीं बने, एमएलए रह करके पर काम वो किया। क्या कहानी थी, मंत्री के लिए फोन आया था आपको? मैं नया था हाँ। भाई, पहला चुनाव लड़ा, उस समय मेरी एज भी उतनी ही होगी, कितनी एज थी? तो पार्टी ने ठीक नहीं समझा होगा। मैं 27 के आसपास में। पर मंत्री के लिए फोन तो आया या नहीं आया? देखिए, वो चर्चा ही है। एक बार मुझे गुलाब जी ने कहा था कोई विस्तार का हो रहा था, तो कोई जयपुर से सुन आई, तो मैंने कहा भाई नहीं आई तो जयपुर आ जाओ। मैंने कहा मैं तो नहीं आने वाला हूँ, ऐसा चला था, लेकिन बाद में उसका कुछ हुआ नहीं। हम्म, तो 3 में फिर 8 में फिर चुनाव आ गया। 8 में चुनाव जीत गया था मैं। अच्छा, 8 में जीत गए थे, 3 में भी जीते थे? हाँ, 3 में जीता, 8 3 से 13 तक लगातार था। 3 8 13 हम्म, जीते। हम्म। एक बार फिर गैप रहा। हाँ, 13 में हारा था मैं। 13 में हार गए। 13 में फिर 18 में वापस जीते। 18 तो आप विपक्ष में ज्यादा रहे। हाँ, 2 बार मैं विपक्ष में रहा। हम्म। ये दूसरी बार सत्ता में हो, एक बार पहले सत्ता में थे, अभी अब सत्ता में। अच्छा, एक बार पहली बार जब सत्ता में थे बाबूलाल जी, जब इनको मंत्री नहीं बनाया था, हालांकि गुलाब कटारिया जी जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, उस समय गृह मंत्री भी थे, बाद में अभी तो पंजाब के राज्यपाल हैं, उन्होंने इनको कहा था कि भाई मंत्री के लिए आपके पास फोन आया नहीं, उनकी बड़ी इच्छा हुई, मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ता थे जमीन से जुड़े हुए। अब बाबूलाल जी, एक सवाल है, मैं एक तस्वीर देख रहा था आपकी, बड़ी वायरल हो रही है, आप सर पे चप्पल उठा के सर पे और पानी में चल रहे थे, वो कब की तस्वीर है, क्या है वो? देखिए, मंत्री बनने के बाद में एक बारवा था, तो सड़क तो है, गांव के बीच से सड़क जा रही है, लेकिन वो नदी के उस पर मकान था, उसी गांव का। अच्छा। 8-10 मकान नदी के उस साइड है। तो स्वाभाविक है, रास्ते होते हैं तो उसी रास्ते से जाना पड़ता है। तो मैं बैठने गया था, तो पानी नदी में बह रहा था, तो स्वाभाविक है जूते निकाल करके न, फिर हम वहाँ तक जाना तो जूते निकालने ही पड़ेंगे पानी में, तो चल रहे थे। तो वो वीडियो वायरल जरूर था। तो आपको स्विमिंग करना आती है? नदी में से आप चले जाते हैं नहीं, कहीं कुछ डूब जाए नहीं, तो? ये हमारा संस्कार है, हम तो वैसे ही चलते हैं। नहीं, मतलब अगर जैसे कहते हैं कि मतलब आप नदी में से निकल रहे हो और बहाव तेज हो जाए तो आप डूब जाए, तो स्विमिंग आती है आपको? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, तैरना मैं आता है तैरना जानता हूँ बचपन से ही? बचपन से, क्योंकि आदिवासी एरिया में बच्चा छोटा होता है उस समय से तैरना सीख जाता है। वो नेचुरल है, तो चलना छोड़ा। नेचुरल है, वो स्वाभाविक रूप से सीखता है। और इतना पानी भी नहीं था, कम गिर जाए तो घुटनों तक भी पानी नहीं था। बाबूलाल जी, कभी कभी आपको लगता होगा, जो लोग कहते हैं मतलब आज प्रकृति, आपका समाज जो है प्रकृति का पूजक है, जल जंगल जमीन की बात करता है, उनकी सुरक्षा की बात करता है, बदलते दौर के अंदर हमने कोरोना में भी देखा कि लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में समझ में आया कि जंगल कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आपके आसपास पेड़ पौधे होंगे तो अच्छी वायु होगी, अच्छी हवा होगी, अच्छी प्रकृति होगी, तो अच्छी वर्षा होगी, तमाम चीज़ें इससे प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से आधुनिक दौर के अंदर हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, मनुष्य ही कर रहा है, लेकिन आपकी समाज ने जो बीड़ा उठाया शुरू से, मतलब पुरातन काल से, कि प्रकृति की रक्षा के लिए, तो इस पर आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, आदिवासी शुरू से प्रकृति प्रेमी रहा हुआ है, प्रकृति के गोद में रहा हुआ है, और पहले अपने अपने झुंडों में यहाँ खेती करता है, यहाँ से फिर आगे जा करके और खेती निकालता है, क्योंकि उस समय जंगल भी पर्याप्त थे, जमीन भी पर्याप्त थी, तो ऐसे चलता रहता था, अपना काम धंधा करता रहता था। और हमेशा आदिवासी ने प्रकृति को बचाए रखा है, कभी भी अनावश्यक पेड़ नहीं कटता था। हम्म। इसके कारण से आज भी उस एरिए में जंगल हैं। अब धीरे धीरे बरसात कम होने के कारण, जंगल कटने के कारण आज कई जंगल हैं वो बिल्कुल नंगे हो गए हैं, और उसके कारण से प्रभावित दिखा। फिर भी जंगल वहाँ है, और कोरोना में हमने देखा है कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। वहाँ के व्यक्ति को कोरोना हुआ, लेकिन उसको महसूस नहीं हुआ कि मुझे कोरोना हुआ है, क्योंकि वहाँ की शुद्ध हवा के कारण ये प्रभाव था कि वहाँ मौतें बहुत कम हुई, नहीं के बराबर हुई। कहाँ पे? उस आदिवासी एरिया में। आपके इधर भी ऐसा हुआ? हाँ,
बिल्कुल, क्या? क्योंकि मैं खुद भी कोरोना मुझे हुआ था, मेरे पूरे परिवार को कोरोना हुआ था। लेकिन हमने अलग-अलग हम उन मेरे बरामदे के आगे ही कुछ पेड़ लगे हुए हैं, तो एक-एक पेड़ पे एक पे बच्चा, एक पे मैं, एक पे बच्चा, एक पेड़ पे बच्चियाँ, ऐसे हम सब लोग थे। बाकी लोग घर में रहते थे। तो हमने बहुत ज़्यादा दवाई भी नहीं खाए थे। जो रनिंग में जो दवाइयाँ मिलती थी वो दवाई ली और कोरोना ठीक हो गया। तो आप मानते हैं कि पेड़ों की कटाई भी नहीं होनी चाहिए अगर पुराने पेड़ हैं? निश्चित रूप से पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए और ये काम हमारी सरकार भी कर रही है। पिछले वर्ष हमारी सरकार ने 7 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा की थी, 7 करोड़ से ज़्यादा लगाए। इस बार भी हमारी सरकार 10 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने का लक्ष्य लिया है, उससे ज़्यादा लगाएँगे और लगाने के बाद में वो पेड़ ज़िंदा रहे, ये हमने ज़िम्मेदारी दी है कि जो पेड़ लगाया है, वो पेड़ जब तक सक्षम नहीं हो तब तक उसको पानी पिलाना, देख-रेख करना, उसको करके कम से कम वो इस योग्य बन जाए कि वो अब स्वयं के स्तर पर ज़िंदा रह सकता है, वैसा करने के लिए हमने कहा। मुझे सर कोई प्राकृतिक विशेषज्ञ बता रहा था कि वृक्षारोपण तो हो जाता है, सरकारें बहुत प्रयास करती है और भजनलाल जी की सरकार ने बड़ा प्रयास किया। एक तो पेड़ लगने के बाद उसका मेंटेनेंस किसी न किसी को ज़िम्मा देना देना चाहिए और दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि सघन वृक्षारोपण होना चाहिए। मतलब एक ग्रीन बेल्ट डेवलप करके और उसमें ग्रीन बेल्ट का निर्माण करके अलग से पास-पास इससे क्या है कि ज़्यादा सघन वृक्षारोपण होगा तो मतलब बारिश अच्छी होगी, उनका ये आकलन था। आपका क्या कहना है इसमें? निश्चित रूप से हमारी सरकार ने ये तय किया है कि जब तक वो पेड़ सक्षम नहीं होता तब तक हमको उसकी देख-रेख करनी है। 3 साल तक उस पेड़ की ज़िम्मेदारी उनको दी है, क्योंकि हमारे विद्यालयों के बच्चे भी पेड़ लगा रहे हैं। हुँ। मैंने मेरे हॉस्टलों में भी कहा कि सभी बच्चे एक-एक पेड़ लगाएँ, उनको भी ज़िम्मेदारी है और वो उस पेड़ लगाने के बाद उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये पेड़ ज़िंदा रहे, उसको पानी पिलाने से लगा करके और कोई जानवर नहीं खाए, उसके लिए। जब तक कि वो अपना सक्षम नहीं होता, पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है, तब तक उसकी देख-रेख करने के लिए सरकार ने भी किए रखा है और मैंने विभाग में भी मैंने कहा है, तो ये निश्चित रूप से उस पेड़ को हम देख-रेख करेंगे क्योंकि पहले पेड़ तो लगते थे। हुँ। पेड़ तो बरसों से वन विभाग लगा रहा है और लोग भी लगा रहे हैं, लेकिन लगाने के बाद ये भूल जाते थे तो बरसात जब वापस होती थी तब वहाँ कुछ मिलता ही नहीं था। तब हमने तय किया कि वो लगा है वो रहना चाहिए, ज़िम्मेदारी भी तय की। सर जयपुर में डोल का बाढ़ क्षेत्र है, 2500 पेड़ काटे जा रहे हैं और जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने उसका विरोध किया था, वहाँ जंगल है पूरा, तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं, उस पर आपका क्या लगता है? आपको लगता है कि सरकार को पेड़ बचा के फिर कुछ स्थापित करना चाहिए या फिर कुछ क्या करना चाहिए इसके लिए? आपका क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक विकास के लिए कुछ करना है, कहीं हमको फैक्ट्री भी लगानी है, कहीं रोड निकल रहा है और कोई प्रोजेक्ट है, ऐसी जगह सरकार प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी देती है, लेकिन जितने पेड़ कटते हैं, जितने पेड़ों का नुकसान होता है, उससे ज़्यादा पेड़ उनको लगाना है, ये ज़िम्मेदारी भी उनको तय की है। तो वो करना चाहिए। इसी से हमारा पेड़ का बचाव होगा, अन्यथा ये काट देंगे, लगाएँगे नहीं, हुँ। तो फिर सारा 12 में भी सर ऐसा ही मामला आया था कि पेड़ बहुत बड़ी संख्या में काटे जा रहे हैं। जयपुर का मैंने आपको बताया कि पेड़ काटे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जयपुर में और भी ज़मीनें होंगी, उस ज़मीन को जब पूरा वन क्षेत्र डेवलप हो चुका है, उससे बचना चाहिए था सरकार को, बाकी सरकार की इच्छा है और जो मैं 12 का बता रहा हूँ, 12 में भी ऐसे वन काटे जा रहे हैं। सर मैं सघन वन वृक्षारोपण पे इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि आप आदिवासी बेल्ट में रहते हैं। आपने देखा होगा आदिवासी क्षेत्रों में मैंने जो देखा है कि जंगल होते थे, अब तो जंगल खत्म होते जा रहे हैं और जंगल खत्म हो जाएँगे, तो जंगली जानवर नहीं रहेंगे, बहुत सारी पक्षी नहीं रहेंगे, फिर हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है इससे। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए पर्यावरण पूरी दुनिया में बिगड़ रहा है और पर्यावरण बिगड़ने के कारण मानव जीवन क्या, इस सृष्टि पे रहने वाले जीवन मात्र के लिए एक संकट पैदा हो रहा है। इसलिए हमारे वैज्ञानिक भी इस पर काम कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए ये वृक्षारोपण का अभियान चालू है, क्योंकि जो जंगल, जो भी पहाड़ नंगे हो गए हैं, वो हरे-भरे कैसे हों, ये प्रयास हमारा है। पहले तो एक बड़े-बड़े स्केल पर अभियान होता था, भई हमको इतने लाखों पेड़ लगाने हैं। हमने ये कहा है कि पेड़ आप इतना बड़ा एरिया मत लो, एक पर्टिकुलर एरिया लो और उस एरिया को पूरी तरह विकसित करके फिर छोड़ के अगला एरिया लो, हुँ। ताकि कम से कम लगाएँगे। तो इतना पूरा लगा तो आप देख नहीं सकते हो, तो वो लगता है फिर खत्म हो जाता है। आपको ये नहीं लगता कि
एक तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मुख्यमंत्री जी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, 7 करोड़ 10 करोड़ पे एक साल लगा रहे हैं, इससे बढ़िया ऐसा पॉसिबल नहीं है आप सरकार में सुझाव दें कि भाई 2 महीने सिर्फ डूंगरपुर या बांसवाड़ा में पेड़ लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। वहाँ पे भी एक निश्चित एरिया डेवलप करके, निश्चित एरिया ग्रीन बेल्ट बनाकर वहाँ पे पेड़ लगाएंगे, फिर 2 महीने बाद कोटा चलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री ने ग्रीन बजट पेश किया है हम्म, और वो इसी के लिए है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि राजस्थान, हरियाणा और राजस्थान के नाम से हम एक पेड़ माँ के नाम से इस प्रकार से अभियान चला करके निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि राजस्थान हरा भरा हो जाए और ये जो प्रदूषण का जो इशू है ये खत्म हो, ये सरकार की मंशा है। इसको हम लोग जितना संभव होगा जितना जल्दी उसको ठीक करेंगे। जलवायु परिवर्तन भी एक बड़ी हम्म। समस्या है। तो आदिवासी क्षेत्रों में भी आपको लगता है कि अब पहले से चेंज होने के लग गया क्लाइमेट? मैंने बिल्कुल सही कह रहे हो कि आदिवासी एरिया में भी जंगल कट रहा है। पहले हम छोटे थे तब तो इतने घने जंगल हुआ करते थे, आज घने जंगल नहीं है। तो ये चिंता का विषय तो है, इसलिए प्रयास कर रही सरकार और करेंगे हम लोग। बाबूलाल जी, खराड़ी के जीवन में सबसे कठिन समय कौन सा रहा? देखिए कठिन समय तो क्या, संघर्ष तो जीवन भर चलता है। हम्म, फिर भी लेकिन कोई किस्सा, कोई ऐसा बचपन बहुत में मैं पढ़ता था तो मेरी मदर को कैंसर हो गया। आप कितने साल के थे? मैं उस समय होऊंगा 15 साल की लगभग उम्र की, ठीक है। 14-15 साल की उम्र होगी। तो मदर को कैंसर होगा, परिवार थोड़ा ठीक ठाक था, खाता पीता। मेरे घर में भैंसें थी, 6 से 7 भैंसें दूध दरवाती थी हर साल। हाँ, तो कैंसर उसमें थे, होते नहीं थे, पता नहीं लगता था। लेकिन अब बीमारी के नाम से इलाज चलता रहा, करते 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 मवेशियाँ भी की, सब कुछ भी की और अंततोगत्वा मेरी माँ ने दुखी होकर के सुसाइड कर लिया। तो सुसाइड कर लिया तो मेरा उस समय का कठिन दौर ये था कि मवेशियाँ बिक गई, पैसा सारा खर्च हो गया, खेती समय पे कर नहीं पाए। तो वो समय मेरे लिए बहुत कठिन हुआ करता था। जब हमने कभी भूख देखी नहीं होगी, गरीबी देखी नहीं होगी, लेकिन उस समय घर पे खाने के लिए कुछ नहीं, 2-3 साल का अंतराल रहा था और नहीं था तो फिर कभी अंकल जगह से आटा आता था, कभी वहाँ से आता था। तो उस समय बड़ी विकट परिस्थिति थी और हमने कोई इतना बड़ा दुख कभी देखा नहीं। तो वो दौर बहुत, कभी ऐसा भी हुआ भूखे सो गए? नहीं भूखे तो नहीं सोए, लेकिन बड़े कठिन समय था और फिर वापस सेटल होने में, व्यवस्थित होने में हमको 2-4 साल लगे। और उस समय फिर मैं स्कूल जाता था। तो स्कूल जाने से पहले मैं बच्चों को रोटी हाथ से बना करके खिला करके फिर जाता था। आपकी शादी पहले हो गई थी? है ना, शादी नहीं हुई थी। मैं उस समय शादी मैंने की नहीं, मैंने लेट शादी की। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और मैंने उस समय मुझे कि शादी, ये बच्चा, माँ की इच्छा थी कि भाई मेरे बच्चे की इच्छा थी, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करूँगा। तो उस समय मैंने मेरे हाथ से रोटियाँ बना करके बच्चों को खिलाई है। मैंने गट्टी भी पीसी है, वो दिन भी मैंने देखा। गट्टी क्या? मतलब आटा पीसते हैं ना। अच्छा। हाँ, वो तो कहीं काम किया आपने, जॉब की? नहीं, नहीं जॉब नहीं, वो घर का ही, अच्छा, घर आटा। का ही। तो मैं उस समय, बच्चे छोटे थे, उनको खाना बना कर खिला करके फिर परिवार मैं, के बच्चे? हाँ परिवार के बच्चे, मेरे भाई बहन थे, हम्म, तो उनको खिला करके मैं फिर स्कूल जाता था, फिर वापस आता था। वो मेरा कठिन दौर था। वो 2-3 साल का पीरियड आपका हाँ, कठिन? 2-3-4 साल का दौर रहा। फिर उसके बाद में मैंने मेरे छोटे भाई की शादी करा दी, मेरी शादी मैंने की नहीं थी। हम्म। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई। आपकी शादी का किस्सा भी ऐसा, वो बोलते हैं कि दो, बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा चलती है कि 2 वाइफ हैं आपकी। तो आदिवासियों में ये कल्चर है क्या 2 वाइफ का? देखो आदिवासी के लिए कोई बंधन नहीं, वो 2 भी रख सकता है, 3 भी रख सकता है। आपकी कितनी, 2 या 3? 2, 2 है। 2 है। वहाँ एक तो कामकाज की अधिकता रहती है, हम्म। तो मवेशियाँ भी देखनी होती, काम धंधा भी करना होता है, तो इसलिए शादियाँ हो जाती हैं। कल्चर में है ये। हाँ, कल्चर में है। इसको कोई बुरा भी नहीं मानता। बुरा मैं भी नहीं मानता। आदिवासी क्षेत्रों में गया तो अमूमन लोगों के 2 या 3, तो बुरा भी नहीं मानता है। उसमें कोई गलत नहीं लेता इस नहीं, सेंस गलत को, नहीं। क्योंकि वो पहले से कल्चर पुराना चला आ रहा है। तो घर वालों ने एक कराई थी, एक आपने की थी, ऐसा? ये मैंने ही की थी। एक आपने की हाँ, थी? हाँ, मैंने की थी। एक मतलब भाग के की थी या वैसे की थी? हम्म, भाग के तो नहीं की थी? नहीं, 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 भाग के नहीं। घर वालों की सहमति से की थी ना? हाँ, सहमति से। कोई कह रहा था कि भाग के की थी बाबूलाल जी ने, नहीं, नहीं, नहीं। लिविंग रिलेशनशिप में रहते हाँ, थे। ठीक है, वो तो कई लोग कई एंगल लगाते हैं। हाँ, कई बातें हैं। हम्म, और अभी हाल ही में
कुछ बाप पार्टी के नेता आपके बेटे पे भी आरोप लगा रहे थे जमीन का, वो क्या मसला है? देखिए, ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। मेरा बेटा वयस्क है, बीटेक किया हुआ है, धंधा तो कहीं न कहीं कोई न कोई करेगा। हम्म, ये ज़मीन खरीदी है, बेचने वाला भी है, जिसके नाम से ज़मीन है। जो भी संपत्ति जिसका मालिक होता है, उसके नाम से संपत्ति है, उसको बेचने का अधिकार होता है। हम्म, और वो ज़मीन खरीदी है और एक नंबर से खरीदी है, सारा पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है। और ट्रांसफ़र होने के बाद में कुछ लोगों को लगा कि भई मंत्री जी का बेटा है, तो एक पॉलिटिकली वे में उन्होंने एक वहाँ ज्ञापन दिलाया कि ये लोग 70 साल से उस ज़मीन पर काबिज़ हैं। आप बताइए 70 साल से जो व्यक्ति जिस ज़मीन पर काबिज़ है और उसके नाम में ज़मीन नहीं है, तो 70 साल तक वो क्या कर रहा था? दूसरे की ज़मीन कमा रहा था, तो या तो उनसे कहता कोई ये ज़मीन हमको दे दो। हम्म, फिर वो कहते हैं कि साहब हमने खरीदी थी, लेकिन हमने रजिस्ट्री नहीं की, तो 70 साल से रजिस्ट्री क्यों नहीं हुई? सही बात है। बड़ा एक इश्यू है। 70 साल से आपने रजिस्ट्री नहीं की, चलो बाद में की। जब आपने ज़मीन खरीदी तब आपने कोई लिखा-पढ़ी की होगी, ऐसे तो पैसे दिए नहीं होंगे। सही। कुछ तो डॉक्यूमेंट आना चाहिए, कुछ तो रिकॉर्ड आना चाहिए कि भई हाँ, मैंने खरीदी है, उसका सबूत होना चाहिए। हम्म, तो इस प्रकार का कुछ नहीं, एक इश्यू बनाया जा रहा है और मैंने जानकारी जहाँ तक की है, उस ज़मीन पर कोई भी काबिज़ नहीं है और वो ज़मीन एक पथरीली ज़मीन है, खेती योग्य भी नहीं है जहाँ तक मेरी जानकारी है। और 2 लोग वहाँ थे, वो लोग उनकी गवाह में हैं, रजिस्ट्री की गवाह में हैं। हम्म, और इन लोगों ने भी जिनकी ज़मीन है, उन्होंने भी आरोप ये लगाया है, कि इनकी नीयत ख़राब है, ये लोग हमारी ज़मीन को हड़पना चाह रहे थे, इसलिए हमने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, हमारी मर्ज़ी से हमने बेची है। यहाँ पर कोई धोखेबाज़ी नहीं हुई है, ना किसी प्रकार कोई ऐसा हुआ अच्छा, है। जिनकी जमीन है उन्होंने कह दिया कि धोखेबाजी नहीं हुई है, हुँ, हमारी जमीन है, हमने बेची है उनको। हाँ, उन्होंने ज्ञापन दिया है। राजकुमार रोत लिख रहे थे एक्स पर, राजस्थान के आदिवासी कल्याण मंत्री महोदय के पुत्र मेरे संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा में गरीब आदिवासी परिवार की जमीन धोखे से रजिस्ट्री करवा कर खुद का कल्याण करते हुए डबल इंजन की सरकार में बाढ़ ही खेत को खाने लगी। आप पे ये आरोप उन्होंने लगाया है, आपके सांसद। देखिए, राजकुमार जी को मैं पूछना चाहता हूँ कि राजकुमार जी, आपका लोकसभा क्षेत्र है, ये हिंदुस्तान से बाहर थोड़ा, हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी ज़मीन तो खरीद सकता है। और धोखा किस बात का है? जो ज़मीन जिसने बेची है, बेचने वाला है, ज़मीन का मालिक है, उसने बेची है। उसमें धोखा कहाँ हुआ? नहीं हुआ। और राजकुमार रोत जी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजकुमार जी, हम्म, आप एमएलए बने थे 18 में हम्म, और 5 साल में आपने करोड़ों की संपत्ति बनाई, ये कौन से खेत में पैसों की खेती की, ये बता दें। इन्होंने ज़मीनें भी खरीदी हैं, होटलें खरीदी हैं, माइंसें खरीदी हैं और 3 करोड़ का आलीशान बंगला बना रहे हैं, अभी भी काम चल रहा है। हम्म। तो इतना पैसा आया कहाँ से, ये तो बता। मैं उनको चुनौती देता हूँ, 1 रुपये का भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा दो, मैं राजनीति छोड़ दूँगा। ये थोड़ा हो सकता है। हाँ, बच्चा है, बच्चा कहीं न कहीं तो धंधा करेगा और धंधा करेगा तो 1 नंबर से खरीदी है, आप सारा रिकॉर्ड चेक करवा लीजिए। और जब उनकी ज़मीन थी, तो उनके किसी प्रकार कागज़ तो होने चाहिए। हम्म। कागज़ है तो आप आरोप कैसे लगा रहे हो? ये तो 2 आदमी खड़े होकर कोई भी कह देंगे साहब ये तो ज़मीन मेरी है, तो कैसे मान लोगे? और इसमें धोखा कहाँ हुआ? तो आपको लग रहा है कि आपके साथ षड्यंत्र हो रहा है, लोग आपको चाह रहे हैं कि। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि मेरे विषय में बोलने में उनको कोई इश्यू मिल नहीं रहा है और नहीं मिल रहा है तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा मुद्दा ढूँढते हैं। अब बच्चे की ज़मीन इन्होंने अपने हिसाब से खरीदी, वो कोई धंधा करना चाह रहे होंगे, कोई बिज़नेस करना चाहते होंगे, तो उसके हिसाब से उन्होंने खरीदी और खरीदी तो सारा 1 नंबर से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, 1 नंबर से रजिस्ट्री हुई है, सारी चीज़ें हुई। बेचने वाला भी है, लेने वाला भी है, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में इस प्रकार का आरोप लगना ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है, निश्चित रूप से। और इसमें प्रतिपक्ष के नेता जूली जी का स्टेटमेंट भी आया है, हम्म, बहुत ज़िम्मेदार का पद है। नेता प्रतिपक्ष बोलता है तो उसका एक अलग संदेश जाता है। जूली जी ने भी लिखा था इस पर। हाँ, जूली जी ने भी लिखा है, तो जूली जी को इस विषय को पूरा कलेक्टर से रिपोर्ट मँगाते, पूरा देखते भई वास्तव में क्या है, तो फिर बोलना चाहिए। अब वो इतनी ज़िम्मेदार पद पे रह कर के ये बोलते हैं कि ये जनजाति के मंत्री जनजाति कल्याण के लिए खुद का कल्याण कर रहे हैं, मैं कल्याण कर क्या रहा हूँ? क्या कोई हम्म, फर्जीवाड़ा हुआ है? गलत तरीके से हुआ है? हम्म,
धोखे से हुआ तो धोखा हुआ तो क्या धोखा हुआ ये बता दीजिए कि इनकी ज़मीनें थी इन्होंने बेच दी। तो सर जूली जी ने जब स्टेटमेंट दिया है, राजकुमार जी ने दिया, तो जो अखबार में भास्कर में खबर छपी उसमें आपका स्टेटमेंट नहीं है, आपने काउंटर नहीं देखिए दिया। मेरे से किसी ने पूछा नहीं, मैं क्यों देता। हाँ। और ज़मीन खरीदी है तो डीएलसी रेट पर खरीदी गई है, डीएलसी रेट का पैसा उनको दिया है। अब उसकी डीएलसी रेट 60,000 के आसपास में प्रति बीघा है। अब उसका हम अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 30-31 लाख की ज़मीन बनती है। 52 लाख, हाँ 52 30-31 लाख रुपए तो आजकल सामान्य व्यक्ति भी खरीद सकता है, इतनी हैसियत तो उनकी हो सकती है। और बच्चे ने 1 करोड़ का लोन लिया है। अच्छा, वो जो आप बोल रहे हैं वो हाँ, गिट्टी का वो डाल नहीं रहे नहीं हैं। वो हॉस्पिटल खोला था तो उस पे लिया है, तो उसका भी पैसा भी तो हो सकता है, उनका हॉस्पिटल चल रहा है। अच्छा, बच्चे का हॉस्पिटल चल रहा है। हम्म। तो आपको लग रहा है कि षड्यंत्र किया जा रहा है, आपको बदनाम करने की साजिश हाँ, है? वो कोई न कोई जगह ढूँढते हैं, कहीं न कहीं इनको बदनाम किया जाए। तो मैं देखो मैं मेरे जीवन में मैंने कुछ तय किया, मैं कहीं पर भी बेईमानी करूँगा नहीं, ईमानदारी से काम करूँगा हुँ। और जितना संभव होगा पूरी पारदर्शिता से करूँगा। तो इसलिए उनको लगता है कि यार, और बार-बार इन पर आरोप लगाता है, कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। इस राजकुमार पे मैंने आरोप नहीं लगाया है। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने करोड़ों रुपए का लेन-देन का, सत्ता बचाने में लेन-देन का आरोप लगाया है। इसने एक शब्द नहीं बोले हैं। और बाबूलाल खराड़ी के बच्चे ने 1 नंबर से ज़मीन खरीदी है, सारा ऑन द रिकॉर्डेड है। अब उसके बाद में ये उछल-उछल करके और सोशल मीडिया पर इस तरह से तूफ़ान खड़ा कर दिया है, तो ऐसा क्या तूफ़ान हो गया बताएँ? इनके एक विधायक जेल में हैं, उन पर कोई कमेंट्स नहीं है। उन पर उल्टे ये कह रहे हैं कि जय कृष्ण जो है हमारा, वो निर्दोष है। उसको राजनीति अब षड्यंत्र रचा गया है। आप ये बताइए, जिस जय कृष्ण ने टोडा भीम का क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन पूरे राजस्थान का हो सकता है, संबंध पूरे एरिया के पूरे राजस्थान का होना चाहिए। वहाँ लगाया, कोई बात नहीं, लगाया कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लगा, क्वेश्चन तो कोई भी कहीं कभी लगा देता है, लगा दिया। फिर आप उस फर्म को फ़ोन करके कहते हो कि भैया मुझे पैसे दो और मैं ये क्वेश्चन वापस लेता हूँ। मुझे 4 बार का एमएलए, मुझे पता नहीं है कि मैं मेरे प्रश्न वापस ले सकता हूँ। मुझे ध्यान नहीं था, अच्छा। लेकिन उनको ध्यान है कि क्वेश्चन वापस लेता, दबाव बना करके पैसे लेकर के क्वेश्चन को मैं विड्रॉ कर लूँगा ताकि मेरी दुकान चले। पैसा माँगा, सीआईडी जो जब एसीबी का छापा पड़ा तो उन्होंने एक दिन में नहीं पड़ा, 7 बार ट्रेस किया उसको। वो फ़ोन पे बात कर रहा है, वो ट्रेस है, वो वीडियो है। पैसा लिया है लाख रुपया, वो वीडियो है। और बातें हुई वो सारी की सारी ऑन रिकॉर्डेड है। इसके बाद में वो धमकियां देता है कि मेरे से सरकार डरती है, मतलब इस वक्त की बातें वो कर रहा है, वो बातें सारी रिकॉर्डेड है। और उसके एवज में कहता है कि मुझे इतने करोड़ रुपए दो, और 2-2.5 करोड़ में सौदा तय होता है। तय होने के बाद 20 लाख रुपए तो वहाँ लेता है और 20 लाख यहाँ लेना का तय होता है। जब पैसा लेके आए तो खुद ने जाकर के पैसे अपने हाथ से लिए, पैसे गिने हैं। और जब पता लगा कि ये तो एसीबी का छापा पड़ गया तो फिर वहाँ से फरार होते हैं। और जब एसीबी ने पकड़ा, उस भगा नहीं है, पकड़ में आया तो उसके हाथ धुलवाए तो कलर निकला। ये कलर कहाँ से निकला? ये भी षड्यंत्र है क्या? किसको भ्रमित कर रहे हो? अगर थोड़ी बहुत भी मानवता होती तो जिस दिन पकड़ा गया, रेड हैंड हुआ था, कलर निकला था, गिना उसने, और गिनने के बाद उसी दिन उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। थोड़ी बहुत मानवता है तो ये पार्टी के लिए ले रहे थे, आपको लगता है पैसे? हाँ? पैसे कोई पार्टी के लिए ले रहे थे, आपको लगता है पार्टी भी पार्टी के लिए भी पैसे नहीं ले सकते हो आप। आपको पार्टी तो वो ऑन द चेक लो। नहीं, पार्टी मिली हुई है आपको लगता है इसमें? नहीं, मुझे पता नहीं पार्टी कौन सी मिली, हमसे क्यों मिलेगी? बीएपी पार्टी मिली हुई है क्या इससे, जय किशन से? वो उन्होंने कोई अब पार्टी मिली हुई है नहीं मिली हुई तो वही बताएं। वो तो मान ही दे कि वही षड्यंत्र है। जब पैसा लिया है, पैसा लेके भाई तो आप कह रहे हो ना पार्टी ने निकाला नहीं, इसका मतलब पार्टी मिली हुई है। हाँ, तो मिली हुई है, तभी तो नहीं निकल रहा है। वो बचा रहे हैं, उसको बचाने का काम कर रहे हैं। और पैसा लेकर के उसके पीए को दिया, पिया लेके भागा है। उसमें से 82-83 रुपये तो अभी भी नहीं रिकवर हुआ है। क्या है ये नाटक? फिर षड्यंत्र किस बात का हुआ ये बताओ। वो तो कह रहे हैं षड्यंत्र हुआ है ये। नहीं तो षड्यंत्र किस बात का ये तो बताओ। पैसे उसने लिए हैं, मांगे हैं, ऑन द रिकॉर्डेड है। बोले हमारे सीधे से विधायक को फंसाया है, वो ये कह रहे ये तो किस पता है, उसने पैसे नहीं मांगे क्या? वो रिकॉर्ड नहीं है क्या? लिए हैं वो रिकॉर्ड नहीं है क्या? गिने हैं वो रिकॉर्ड नहीं है क्या? कलर निकला है। अगर कोई षड्यंत्र रच रहा, भाई चलो यहाँ रख गया, मैंने हाथ नहीं लगाया, तो वो षड्यंत्र है। मैं रख गया,
मेरे को पसंद आता, रख गया ये है, मैंने तो हाथ नहीं लगाया। तो हाथ तो साफ निकलने चाहिए ना। जब वीडियो में मैं बात करता हूँ तो मेरी आवाज़ भी तो है ना, आवाज़ का भी सिंपल टेस्ट होता है, बता दे ये। तो ये कुछ नहीं, ये तो केवल सारे के सारे अपने ये दुकानें खोल रखी है भ्रष्टाचार की इन्होंने। बाप पार्टी ने। हाँ आप बाप पार्टी पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार की दुकान बाप बिल्कुल, बाप पार्टी ने खोल रखी है। खुल के बोलिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए ना तो खुल के। पूरे के पूरे बाप भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार की दुकानें खोल रखी इन्होंने, ये राजकुमार जी ने खोल रखी है। और इतना पैसा कहाँ से है? राजकुमार बताया ना, मैं 4 बार का एमएलए हूँ, 4 बार का एमएलए हूँ, मैं आज पक्का मकान नहीं बना पा रहा हूँ। हाँ बच्चे हैं तो बच्चों ने कहा पापा आप तो ऐसे रहोगे, हमारे मकान चाहिए। 2.5 साल से मकान बन रहा है। किसका? बच्चों का। आपके बच्चों का? हाँ 2.5 साल से। अच्छा। अभी छत लेवल तक आया, 2.5 साल और चलेंगे, 5 वर्षीय योजना है। जब पैसा आता काम करता हूँ फिर बंद कर देता हूँ, पैसा थोड़ा बहुत बचता है फिर काम करता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। तो इनके पास में ऐसी कौन सी मशीनें छाप करके इन्होंने इतने पैसे कमा लिए, तो बताए, दिखता है ना, कहीं खेती तो कर नहीं रहा। जयपुर में मकान, जयपुर में तो सरकारी आवास हाँ है। सरकारी फ्लैट है, उसका तो पैसा है ना, हमने भी लिया, मैंने भी लिया। 50 लाख का लोन मेरे पे है। उदयपुर में मेरे हाउसिंग बोर्ड का मकान है, 30 लाख का लोन है, मैं किस्त भर रहा हूँ। जयपुर में 20 लाख का लोन है, किस्त भर रहा हूँ। इनके पास कौन सी मशीन है या कौन से खेत में खेती की नोटों की है तो बता। आलीशान गाड़ियाँ, आलीशान बंगले, जमीनें खरीद रहे हैं, होटलें खरीद रहे हैं, माइंस से खरीद रहे हैं। किसने होटल खरीदी? राजकुमार ने। होटल खरीदी? हाँ माइंस भी खरीद ली? हाँ आपको पता है? पता है, मैंने तो इनके एरिया में जाकर के मैंने लोगों को मैंने बताओ ये पैसा कहाँ से आया। और वो आदमी ये कहे कि इन्होंने धोखा किया, मैंने क्या क्या धोखा किया बताओ। और इन्होंने एक जमीन है आदिवासी परिवार के नाम से, इन्होंने वो जमीन सारी की सारी कब्जे कर रखी है। 100 बीघा से ज्यादा जमीन है। कहाँ पे? अपने डूंगरपुर में, ये 84 विधानसभा में ही है, एक जमीन है, बहुत बड़ी जमीन है, कब्जा कर रखा उन्होंने। किसने? इसी राजकुमार ने। अच्छा, राजकुमार रोत ने कब्जा करके हाँ जमीन। तो आपने कभी क्यों नहीं बोला खुल के जब वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं इतना? ये तो मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं तो हमेशा बोल रहा हूँ, मेरे हर भाषण में विषय आता है। उनके गांव में जाके बोल गया, मैंने बताया ये। वो तो साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। साफ बोला उन्होंने कि मैं हिंदू नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं होता। विधानसभा में बोला है हम्म। हिंदू नहीं है। नहीं, मेरे इंटरव्यू में बोला था सबसे पहले। मैं हाँ। बताऊँ, आदिवासी हिंदू नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि आदिवासी पूरे के लिए कहता है, एक व्यक्ति विशेष कह सकता है मैं हिंदू नहीं हूँ, पूरे आदिवासी भी नहीं कहता। आदिवासी मिलता है तो राम राम करता है, बिछुड़ता है तो राम राम करता है, और कोई कमी हो जाती तो राम नाम सत्य से शमशान तक जाता है। वो आदिवासी है, अपने पुरखों की पूजा करता है, पूर्वजों की पूजा करता है, देवी की पूजा करता है, अपने देवरों की पूजा करता है। और हम तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, शादी करते हैं, अग्नि को साक्षी रख करके साथ फेरे लेते हैं। तो राजकुमार रोत कैसे कह रहे हैं? तो वो कहाँ से कह रहा है, उसको कहाँ से ये ज्ञान हुआ, कोई आत्मज्ञान हुआ क्या उसको? इसके पिताजी ने, इसके पिताजी का नाम शंकर है, माता जी का नाम ये पार्वती है। अब देखो पार्वती कौन थी? शंकर की पत्नी तो थी, भगवान शिव की। और वो राजकुमार कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। ये बताए किस किस रूप में, किस माने में नहीं है? ये केवल और केवल जो वहाँ ईसाईकरण हुआ है, हमारी आस्थाएं बदली गई है, हमारी निष्ठाएं बदली गई है, उसके कारण बोल रहा है। और वो राजनीतिक लाभ के लिए बोल रहा है। अब आदिवासी समझ गया। ये आजकल तो, पहले तो मंदिर नहीं जाता था, आजकल मंदिर भी जाने लग गया। आजकल साफे बांधने लग गया, पहले तो वो फेटा बांधते थे, आजकल साफे बांधने भी लग गए। आजकल भजन कीर्तन में भी जा रहे हैं, मजरी भी बजा रहे हैं। आप सही में? हाँ राजकुमार रोत? राजकुमार रोज मजरे बजाता है। आपने देखा? हाँ देखा, वीडियो वायरल हुए। वो तो तो कहता है उसको लगा कि यार ये मैं तो गलत बोल गया हूँ, अब ये मेरा आदिवासी अब मेरे को माफ नहीं करेगा, तो वो नाटक करने में तेज होते, नाटक करने लग गए। तो ये सारे के सारे वीडियो अब तो ये नाटक करने लग गए। पहले तो कहते हैं कि चलो आदिवासी हिंदू नहीं है, ये आदिवासी की पार्टी, चलो हमने मान लिया आदिवासी की पार्टी, अच्छा है, आदिवासी का भला करेंगे। क्या भला किया? खुद का भला किया, आदिवासी का भला किया नहीं।
और फिर कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम हमारे भाई हैं। अब ये बात मुझे समझ में नहीं आती है। लुटेरा बन करके 7 समुद्र पार से आए, भारत को लूट के ले गए और भारत में कत्लेआम किया, हमारे आस्थाओं के केंद्रों को नष्ट किया और हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, गर्भ निकाल के मार दिए। वो आपका भाई हो सकता है क्या? ये शाश्वत सत्य है, इतिहास बता रहा है। और उनका भाई हो गया, किस माने से भाई हो गया? हम्म। तो भारत में जो मुस्लिम रह रहे हैं यहाँ पर, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मुस्लिमों को बोल रहे हैं ना भाई? हाँ, वो तो इसलिए कि मुसलमान का वोट मिले, इसके लिए कहते हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं। हम तो नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते भाई? नहीं मानते। बाबूलाल खराड़ी मुसलमानों को भाई नहीं मानते? नहीं मानता हूं मैं। क्या मानते हो फिर उनको? वो हमारे दुश्मन मानता हूं मैं तो। मुसलमानों ने अब अत्याचार किए हैं। सारे मुसलमान एक जैसे नहीं है, लेकिन वो आक्रांतक सबसे ज्यादा आक्रामक शासक रहा तो ये मुगल रहा। नहीं, मुगल मुगल राज तो अब उनकी पीढ़ी थोड़ी है। अच्छा, उनकी पीढ़ी नहीं है। उनकी नहीं है पीढ़ी तो ये जो मुसलमान भारत में है, ये जो मुसलमान है ये कन्वर्टेड है, खुद कहते हैं हम तो हिंदू है। और विदेशों में भी, कई देशों में तो पूरे के पूरे लोग वापस हिंदू धर्म स्वीकार नहीं। तो हमारे तो पूर्वज तो ये थे। विधानसभा में एक विधायक बोली है, अभी बोली है, तब हम भी राम के वंशज हैं। पर आपका स्टेटमेंट है मुसलमानों को मैं भाई नहीं मानता, सीधा सीधा बोला आप। हाँ बिल्कुल स्पष्ट बोला। नहीं है भाई। आप तो अपने आदिवासी को भाई मानते हैं। आदिवासी को भाई मानता हूँ, वो मेरा मुसलमान भाई है। को नहीं मानते? नहीं मानता, इसलिए मैं भाई मानूंगा। मैं अब गलत थोड़ी कर रहे हैं। हूँ। अब गलत थोड़ी कर रहे हैं मुसलमान। नहीं, गलत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? आज देश में आतंकवादी आते हैं, किसी घर तो रहते हैं। सारे मुसलमान वैसे नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान आज भी देशद्रोही हैं। कई मुसलमान देशभक्त हैं। हमारे शाहजवान हुसैन हैं, हमारे वो क्या नाम मीडिया वो है, क्या नाम पुणे वाला, देशभक्त थे। सिकंदर वक्त देशभक्त था। उन मुसलमानों का हम स्वागत करते हैं। वो देशभक्त हैं, देश के लिए जीने वाले लोग हैं। लेकिन अपवाद कुछ लोग। कितनी प्रतिशत मानते हैं मुसलमान? प्रतिशत तो मैं नहीं निकाल पाता हूं, लेकिन आज मान लीजिए पाकिस्तान से पहले ट्रेनिंग लेकर के लोग आते थे और देश में आकर के बम ब्लास्ट करके जाते थे, तो वो एक दिन में नहीं आते थे, महीनों तक रहते थे। और महीनों तक रहते तो उनको रहने के लिए जगह देने वाला भी था, रहने के लिए जगह देने वाला भी था, उनको खाना खिलाने वाला भी था। उस समय भी था और आज भी है। उस समय की इंतजार कर रहे हैं। तो आपके इधर एक बड़ी समस्या है रोहिंग्या मुसलमानों की, बांग्लादेशी मुसलमानों की। आपकी सरकार आ गई, अब तक नकेल नहीं कसी आपने। बात सही है। कितनी समस्या है? ये बहुत बड़ी समस्या है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या, ये जहाँ पर भी उनको वहाँ परेशानी, वहाँ से भाग करके भारत में आते हैं और भारत में आकर के और अलग अलग शहरों में जाते हैं। और जाते हैं तो किसी न किसी के यहाँ जा कर के शरण लेते हैं। और यहाँ का मुसलमान ही उनको जगह देता है, उनको रिश्तेदार बनाता है, रिश्तेदार बना करके उनके आधार बनवा लेता है। आधार बनवा दिए। अच्छा, आपके क्षेत्र में कितने हैं? हाँ, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास? देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी एग्जैक्ट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है बड़ी संख्या और में। सरकार ने अभी उनका एक सर्वे हो रहा है, और सर्वे होने के बाद में निश्चित रूप से पता लगेगा। पहचान करने के बाद में उनको निकालेंगे। कुछ लोगों को निकाला है और निकालेंगे, लेकिन भेज जाते हैं, वापस भाग करके घुसपैठ करते हैं, वापस आ जाते हैं। क्योंकि और जगह तो उनको ऐसी सुविधा मिलती नहीं, भारत में सुविधा मिलती है। इसलिए ये समस्या आपके इधर क्या समस्या कर रहे हैं? हमारे इधर तो जहाँ पर भी ये मुस्लिम बाहुल्य हैं, वहाँ पर जा करके ये लोग वहाँ रहते हैं और रह करके धीरे धीरे कोई बिजनेस करते हैं, करते करते बात थोड़ी जमीन रहते हैं, ऐसे करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े तो एक समस्या खड़ी होगी। बीएपी उनको सपोर्ट कर रही है? बीएपी तो मुसलमानों को भाई मानते तो निश्चित रूप से करती होगी। बीएपी मुसलमानों को भाई मानती है, बाबूलाल खराड़ी नहीं मानते भाई? नहीं मानता हूँ सर। बीएपी पार्टी, पहले आपको ध्यान होगा कि गुजरात की एक पार्टी थी,
बीएपी, सॉरी पहले अलग थी, बीटीपी। बीटीपी से बीएपी बनी है। ये क्या कारण रहा इनके आपस में? देखिए, गुजरात से ही ये बात खड़ी हुई। पहले बीटीपी थी। बीटीपी वालों ने अपना संविधान बना रखा था कि एक व्यक्ति एक बार ही चुनाव लड़ेगा, बाद में नहीं लड़ेगा। ये लोग आए तो इनको भाई आखिर में राजनीति का लालच तो थी, भाई हम एक बार ही चुनाव क्यों लड़े, हम तो बार बार लड़ेंगे। तो उन्होंने बीटीपी को छोड़ करके बाप बना दी, भारतीय आदिवासी पार्टी, और उसमें क्या कहते लगातार लड़ेंगे। तो ये तो सत्ता प्राप्ति के लिए ही काम कर रहे हैं। इनका कोई न तो सिद्धांत है, न कोई लक्ष्य है, न कोई दिशा है। क्या दिशा है? पहले कहते कि आदिवासी ही हमारा लक्ष्य होगा, फिर मुसलमानों का भाई हमारे, फिर ईसाइयों को ले लिया, और आजकल तो ये जो कमज़ोर तबका, ओबीसी, माइनॉरिटी, अब सब मिल करके हम करें। तो हम भी तो ये कह रहे हैं, सबके भलाई के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे, सामाजिक समरस्य की बात हम करते हैं। ये आदिवासी प्रदेश की भी मांग करते हैं, भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, अगर भील प्रदेश भीलों ने मांग लिया, फिर और जातियां भी कहेगी भाई हमारी भी जाति, हमको भी एक प्रदेश दे दो, फिर प्रदेश के बाद में फिर देश की मांग करेंगे। ये थोड़ा चल सकता है क्या? जाति के आधार पर कोई प्रदेश बना ना बनेगा, देश बनेगा, प्रांत बनने चाहिए छोटे। तो आपको लगता है कि आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक गुमराह कर रहे हैं, वो वोटों के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। आदिवासी समझ गया, आदिवासी समझ गया, धीरे धीरे इनको छोड़ रहा है, और अब धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। जाति को लेकर के कुछ समय के लिए क्रेश रहता है। आपने ये अपने बिहार देखा है, उत्तर प्रदेश भी देखा है। एक बार जाति के नाम पर बहुत बड़े बड़े नेता खड़े हो गए थे, लेकिन आज कहाँ गए वो? नहीं है। तो कुछ समय के लिए रहेगा जाति का असर, बाकी नहीं रहता है। लोग समझते हैं, लोग अपना विकास चाहते हैं, और आदिवासी भी विकास चाहता है। सर, आदिवासी बेल्ट में, ट्राइबल बेल्ट में केंद्र सरकार का एक बड़ा फंड आता है, क्योंकि आप ट्राइबल मिनिस्टर भी हैं, उसका यूटिलाइज प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रहा है इतने साल से? मेरे को ध्यान है 2018 से शुरू हो गया सर। नहीं, ये तो पहले से हुआ था। पहले से इतना बड़ा फंड आता है राज्य सरकार को, केंद्र सरकार का, कि ट्राइबल का उत्थान हो। उसके बाद क्या कारण है फिर भी मूलभूत सुविधा यहाँ पे नहीं है? मतलब कहीं कच्चे मकान बने हुए हैं, आज भी बेरोजगारी की बड़ी समस्या आदिवासी बेल्ट में, आज भी सड़कें नहीं है कुछ क्षेत्रों में, आज भी उस तरह से विकास नहीं हो पाया। क्या कारण है सर? देखिए, आदिवासी समाज के लिए जनजाति विभाग बना हुआ है, और उन्हीं के उत्थान के लिए काम करता है। सर्वांगीण विकास, सब प्रकार का विकास। सड़कों का इशू है, सड़कें तो अटल जी ने बना दी सब जगह। 250 की आबादी तक हमने सड़कों को जोड़ दिया, ये अटल जी की योजना कर, प्रधानमंत्री सड़क योजना कर। वो सड़कें रही है जहाँ फॉरेस्ट के कानून के कारण हम नहीं कर पा रहे। फलों का सवाल है, निश्चित रूप से फलों में जितनी जगह सीसी रोड जाना चाहिए, टुकड़े जुड़ने चाहिए, फले जुड़ने चाहिए, वो नहीं जुड़ पाए। तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं हुआ, और सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन उनको एक प्लान बना करके वो काम करने का काम नहीं किया। अब देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि गांव का सर्वांगीण विकास हो जाए, इसके लिए धरती आबा बिरसा मुंडा के नाम से एक योजना बनाई है। उसमें क्या होगा? उस योजना में सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सालय, अस्पताल, अपने ये शिक्षा, विद्यालय, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें कवर हो रही है, और सारा का सारा पैसा केंद्र देगा। उसका प्लान बन रहा है, प्लान बनकर के प्रस्ताव मांग लिए, और उस योजना में हम उस आदिवासी के जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी की सारी पूरी करेंगे। रहा सवाल राजस्थान का, तो हमने भी हमारा प्लान बना करके पूरा भेजा है, और हमारे बजट का जो हिस्सा है वो बजट जिस प्रकार का आता है, तो हम निश्चित रूप से नीचे से लोगों की जो समस्या है, जो उनके जो प्रतिवेदन आते हैं, उनको छांट करके कौन सा काम प्रायोरिटी पे लेना है वो लेकर के अब हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, करेंगे इसको। सर, आप जनजाति मंत्री हैं, आपको क्या लगता है राजस्थान में आदिवासी विकास के महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं? कैसे उत्थान होगा आदिवासी? क्या आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए सरकारों को? देखिए, बहुत गंभीर इशू तो ये है कि आदिवासी बेल्ट में रोजगार नहीं है। रोजगार के लिए आदिवासी आज भी प्लान करता है, और इसमें कुछ एक माफिया टाइप लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों को बरगला करके, बहला फुसला करके, और उनको जा कर के जहाँ काम होता है वहाँ जा कर के सौंप जाते हैं, और उनसे पैसा ले लेते हैं। बेचने का, बच्चों को बेचने का बेचने का तो नहीं,
वहाँ जा करके और ठेके के रूप में उस बच्चे को इतने दिन का पैसा मुझे दे दो, ये बच्चा यहाँ काम करेगा, उसको पता नहीं रहता है और इस प्रकार उनसे अत्याचार होता है। तो हम लोगों की मंशा ये है कि अब जो भी मजदूर जाएगा सोचा जाएगा, बाल मजदूर तो जाएगा नहीं, उसको तो हम पढ़ने के लिए भेजेंगे। लेकिन कोई अपनी इच्छा से जाता है तो उसका एक रजिस्ट्रेशन हो और ये पता लगे कि वो जा कहाँ रहा है, तो वो जहाँ जा रहा है वहाँ उसको पूरा भुगतान हो रहा कि नहीं हुआ। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा कि इसकी मॉनिटरिंग हमको करनी पड़ेगी, ताकि कैसे करोगे? भाई जाएगा तब रजिस्ट्रेशन होगा, भाई कहाँ काम के लिए जा रहा है। अभी नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा। तो क्या मैकेनिज्म बनाने का आपने प्लान बनाया है सर? वहाँ की स्थानीय इकाइयों को हम कहेंगे कि भाई आप जो जा रहे हैं उनका एक रिकॉर्ड रखिए, कहाँ जा रहा है, कहाँ काम करेगा, उसका पेमेंट हो भी रहा कि नहीं, फिर वहाँ की सरकारों से, स्थानीय कौन सी इकाई? ग्राम पंचायत भी है, जहाँ नगर पालिका है, वही तो कर पाएंगे ना। और सरकार का जो कोई डिपार्टमेंट या तो हम किसी को जिम्मे दे के तुम करिए तो वो भी कर सकता है। वो तो मतलब कोई घर से चला गया, हाँ कोई आप ठेकेदार ले गया, हाँ, तो ग्राम पंचायत को कैसे पता, इसका मैकेनिज्म कैसे तो बनाएंगे? वो देखना पड़ेगा ना, कहीं न कहीं तो हमारा सोर्स होगा, जाएगा लेबर तो पता लगेगा। और एक उसकी मजबूरी है, कोई मजदूरी पे जाना है तो जाएगा, या नहीं मिले तो वहाँ जाएगा। लेकिन हमारी इच्छा ये है कि स्थानीय स्तर पर रोज़गार मिले। क्या इस मिल सकता है आदिवासी क्षेत्रों में, क्या देखिए रोजगार मिल सकता आदिवासी है? में बहुत ज़्यादा स्कोप है। कैसे? हमारे यहाँ बाँस पर्याप्त मात्रा में है, हम्म बाँस का उद्योग लग सकता है। हम्म उसके कुछ खिलौने भी बन सकते हैं, उसके और कुछ भी कुर्सियाँ बन सकती है और जगह बन रही है। फिर हमारे यहाँ तेंदुपत्ता है। तेंदुपत्ता होता है। फिर हमारे बीड़ी का उद्योग तो है ही वहाँ, हाँ, बीड़ी बीड़ी बन और सकती है। लार्ज लेवल पे हो सकता है। हाँ, लार्ज हाउस होता है। उसके बाद में हमारे यहाँ सीताफल है, सीताफल की प्रोसेस यूनिट लगनी चाहिए, पल्प निकाल करके आज 5 स्टार होटलों में जाता है। वो भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा था अभी, भाई ये लगाइए, तो उसके लिए क्या कोल बहुत ज़्यादा वो चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाता है, तो वैसा चल रहा है, कर रहे हैं प्रयास। और क्या क्या लग सकता है? और भी कई चीज़ें हैं वहाँ पर। हम चाह रहे हैं, कभी राइजिंग राजस्थान हुआ था, जो कर्मभूमि से जन्मभूमि की ओर, तो जो लोग राजस्थान के रहने वाले हैं और बाहर जाके व्यवसाय खड़ा किया और बड़े उद्योगपति बन गए, तो उन लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिले और उनको ये कहा गया कि भाई आपकी कर्मभूमि ये है, आपके पुरुषार्थ से आपने अच्छा काम खड़ा किया है, लेकिन जन्मभूमि आपकी है तो वहाँ पे भी कुछ करिए। तो वो सारे लोग आए थे और आए तो निश्चित रूप से एमओयू हुए हैं, तो राजस्थान में कहीं न कहीं वो बिज़नेस खड़ा करेंगे तो वहाँ हमारी बेरोज़गारी की समस्या दूर होगी। देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा की मैंने आपको मंत्री जी सवाल इसलिए पूछा था, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। मैं जितने भी डूंगरपुर बांसवाड़ा जब भी चुनाव कवर करने आया, तो वही वहाँ सबसे बड़ा इशू चुनाव में यही हुआ कि यहाँ के बच्चे बाहर गुजरात और आसपास के क्षेत्रों में काम करने जा रहे हैं। तो चुनाव के दौरान वो बच्चे आते हैं और वो पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं कर पाते। फिर मैंने किसी से पूछा जो आप बात कर रहे हो, तो उसने बोला कि बीड़ी का उद्योग तो अच्छा है यहाँ पे, जो तेंदुपत्ता जो आप पत्ता जो आप बता रहे हैं, लेकिन इसको बड़ा डेवलप किया जा सकता है। मतलब बेसिकली यहाँ पे कुटीर कुटीर उद्योग जो हैं बहुत सारे डेवलप किए जा सकते हैं, छोटे छोटे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि अ, सरकार को यहाँ पे लोन की सुविधा आसानी से देनी चाहिए, जिससे कि लोग अपना अपना उद्योग स्थापित कर सकें? सरकार निश्चित रूप से कर रही है। एक हमारे ये राजीविका समूह बने हुए हैं और केंद्र सरकार भी बहुत ज़्यादा कर रही है। अपन ट्राइफेड एक डिपार्टमेंट है जो इसी पर काम करता है, वंदन केंद्र हैं, और उन लोगों को समूह बना करके और वो सारा पूरा होने के बाद में उसकी एक साख बनती है, साख बनने के बाद में उनको लोन भी दिया जाता है, उस पे उनको सब्सिडी भी दी जाती है। और कई समूहों ने अपने स्तर पर दाल बनाना, वन उपज को इकट्ठा करना, शहद, मूसली, ऐसी चीज़ें इकट्ठी करके कुछ चीज़ें अपने हाथों से बना करके, तो हम अलग-अलग स्टेटों में इसका प्रदर्शन भी कराते हैं। राजस्थान में भी हुआ था यहाँ पर, तो उनकी बनाई हुई निर्मित नेचुरल जब सामान आता है और यूनिट आता है, तो लोग उस पे प्रोत्साहित होते हैं, उसको लेते हैं, तो बार-बार उसकी डिमांड आती है। अब हमारी मंशा ये है कि उदयपुर में एक ऐसा सेल बनाया जाए, वहाँ दुकानें बना कर दी जाए, तो नियमित वो बाज़ार हाट बाज़ार की तरह चलता रहे। तो ये भी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार हो। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भगवान बिरसा मुंडा के लिए आपकी जो सरकार है, वहाँ क्या कुछ नया डेवलप कर रही है कुछ? नहीं, इसके केंद्र लिए सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, धरती आबा के नाम से योजना बना दी।
हम सब लोग आदिवासी को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उनको क्या आवश्यकता है उसकी सारी की सारी चीज़ें ठीक हो, उसके लिए प्रयास सरकार कर रही है। और इसलिए अभी जिस प्रकार से ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार का है, उसमें हम अध्ययन भी कर रहे हैं, कहाँ किस चीज़ की आवश्यकता है। बांसवाड़ा में हमने मक्का बहुत ज़्यादा होती है, तो मक्का की प्रोसेसिंग यूनिट की माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। तो एक जिला एक काम, एक जिला एक उत्पादन, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, तो उसका सारा हम वो करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से। जनजातीय मंत्री आप हैं, आपने क्या प्लानिंग बनाई है आगामी 3.5 वर्ष अभी बाकी हैं आपके कार्यकाल को? क्या आप आदिवासियों के लिए करना चाहते हैं? व्हाट इज़ योर प्लानिंग फॉर फ्यूचर? देखिए, एक तो हमारी प्राथमिकता है रोजगार। हमारा युवा आज भी पढ़ लिख करके रोजगार के लिए इधर मारा मारा घूमता है। पिछली कांग्रेस की सरकार में हर बार पेपर आउट हुए, आपने कहा 19 बार पेपर आउट हुए, और बच्चों का सपना अधूरा रह गया। हमने चुनाव में भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेपर माफियाओं पे कार्रवाई करेंगे, उन्होंने हमारे कहने के बाद भी नहीं किया, तो हम रोकेंगे। तो सरकार आने के बाद में एसओजी का गठन किया और पेपर माफिया को पकड़ने का काम किया। कई लोगों को पकड़ा दिया, कुछ लोग विदेशों में भाग गए। अब हमने परीक्षाएं कराई, उसमें एक भी परीक्षा का अपना ये पेपर आउट नहीं हुआ। इससे पहले जो थे और जिनको हमको नियुक्ति पत्र देनी थी, जो वेटिंग में थे, परीक्षा हो चुकी थी, उन लोगों को हमें नियुक्ति पत्र दिए। एक नहीं, कम से कम 60-70 हज़ार नियुक्ति पत्र कैंप लगा करके हमने दिए, कार्यक्रम करके दिए। अब इनको परीक्षा कराए, परिणाम आएगा, उनको और नौकरी देंगे। नौकरी के साथ साथ जो रोजगार के लिए उद्योग लगने चाहिए, वो मैंने पहले कहा राजस्थान में तय हो चुका है कि भाई हर जिले में कोई कोई उद्योग पर हो। बाबूलाल जी, आप नौकरी की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की। आपने ठीक कहा कि कांग्रेस राज में 17, 18, 19 पेपर लीक हुए। आपकी सरकार बीजेपी जब सरकार में नहीं थी, विपक्ष में थी, मुद्दा बनाया, बेरोजगार और युवाओं ने आपका साथ दिया, आप सत्ता में वापसी हुई। सत्ता में आने के बाद तमाम लोग पकड़े भी गए, कुछ बड़े लोग भी पकड़े गए। एक मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, आपके उस समय के नेताओं ने कहा था एसआई पर पेपर, ये एसआई का हमारी सरकार आते ही एसआई जो पेपर ये लीक हुआ है, इसको हम रद्द कर देंगे। और कल कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि पहले सरकार ने कहा कि भाई, हमारी मंत्रिमंडल की समिति की बैठक ने कहा कि भाई पेपर ये लीक हुआ है, इसको रद्द कर दो, और आपकी एसओजी ने कहा, फिर आपने बदलाव कर दिया। तो लोग बड़ा मतलब सरकार पे ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा क्लियर थी, आप भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने लीक करा है, तो कांग्रेस के पुराने पापा को आप क्यों बचा रहे हैं, आपकी सरकार क्यों बचा रही है? देखिए, कोई बचा नहीं रहे। सरकार आते ही एसओजी का गठन कर दिया, और करने के बाद में ये एसआई भर्ती पर भी काम चल रहा है। काफ़ी गिरफ्तारियां हुई, मैं भी उस समिति में हूँ। हमारी कई मीटिंगें हुई, पहली मीटिंग हुई उसमें भी हमने कोई ये नहीं कहा कि इसको निरस्त कर दो। हमने उन सारे अधिकारियों की बातें सुनी जो एसओजी के थे, उनकी बात सुनी, भैया आपने क्या कार्रवाई की, क्या क्या आपको लगा। फिर ये अपने जो भर्ती का जो था, ये लोकसभा आयोग के अध्यक्ष वो भी थे, आरपीएससी के अध्यक्ष, उनकी राय ली गई कि भाई ये क्या हुआ। तो इन्होंने सबने कहा कि हुआ तो है, लेकिन अब कितना हुआ ये आंकलन लगाना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ लोग पकड़े गए, उन्होंने कहा भाई इतने लोगों को हमने पेपर दिया, कुछ लोगों ने इतने, तो वो कितना गया उतना। जब पहली बार जब ये कार्रवाई हुई थी तो 50-60-50 लोगों पर कार्रवाई हुई और 50 लोग पकड़े भी गए। उसके बाद धीरे 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 स्तर कम होता गया, परसेंटेज जो कम होता गया। तो इसमें ये लगता था कि एक वर्ग चाहता था कि ये परीक्षा निरस्त हो, एक वर्ग चाहता था कि भाई हम आए हैं तो हम हमारी योग्यता है, तो हमारा दोष क्या है। सबकी बातें हमने सुनी है। सुनने के बाद में हमने बार बार बैठकें की है, भाई हम अंतिम निर्णय तक पहुंचे, किसी का अहित नहीं हो। इसलिए लंबा चला, और लंबा चलने के बाद अभी हमारी बैठक हुई थी, उस बैठक में भी हमने ये कहा भाई देखो, अब जो अपनी योग्यता है उनका दोष क्या, कुछ लोग तो नौकरी छोड़ के आए। जब हम भर्ती रद्द भी कर देते हैं तो ये कहाँ जाएंगे। तो हमने सारे ऑप्शन रख करके हमने ये कहा कि भाई अभी
जांच तो चालू रखिए, लेकिन इसमें जो दोषी होगा उसको तो हम निकालेंगे, लेकिन इस परीक्षा को अब स्थगित न कर रद्द न करके इसको जो योग्य है वो पात्र व्यक्ति रहे, ऐसी मंशा समिति की भी थी। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर आप दी उस जब। समिति में हैं? हाँ, उस समिति में भी है। नहीं, पर सर एक बात बताइए, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, पर लेकिन पहले जो कोर्ट में पेश की गई, कोर्ट ने कल यही बोला, कोर्ट में पहले जो पेश की गई मंत्रिमंडल उप समिति बैठक की जो चर्चा थी, उसमें आपने कहा रद्द कर दो डायरेक्ट, और अब आपने मना कर दिया कि रद्द मत करो। तो सर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं हो रहा सरकार नहीं, का? स्टैंड क्लियर ही है। उस समय हमने ये कहा कि हम वापस बैठक करेंगे, वापस समीक्षा करेंगे। एकदम हमने नहीं कहा रद्द कर दीजिए, ये बातें आई होगी, लेकिन मैं उस समिति में हूँ तो ये कह सकता हूँ कि हमने कहा भाई एक बार हमको पूरा समझने दीजिए। हम भी उसको समझ रहे हैं, हम किसी का भी अहित नहीं चाहते हैं। अगर गलत किया है वो अपराधी दोषी है उसको। सर आप मान लीजिए 50 पकड़े गए, 100 पकड़े गए, 150 पकड़ लिए होंगे, और जो नहीं पकड़ में आया और फर्जी थानेदार बन गया, पैसे दे के थानेदार बन गया, वो अगर आपके क्षेत्र में आके भ्रष्टाचार करे, एक एफआईआर के पैसे ले, तो कितना बुरा है? देखिए उस बात पर सारी बातों पर डिस्कस हुई है। आप क्या कहते हैं, अगर एक फर्जी एसआई किसी थाने में लग जाए, फुल भ्रष्टाचार करे, और बाबूलाल खिलाड़ी के एरिया में लग जाए, तो बाबूलाल खिलाड़ी जी क्या करेंगे? ये बात आपकी सही है कि एक व्यक्ति क्वालिटी का नहीं है, टीप कर आया है, वो प्रशासनिक पकड़ भी उसकी नहीं रहेगी और न उसकी क्षमता भी होगी। इस बातों पर सारी बातों पर डिस्कस हुई है, और डिस्कस होकर के हम सारे निर्णय पर पहुंच करके हमने भी ये कहा भाई कोर्ट अपना, कई बार कोर्ट ने भी इस प्रकार के फैसले दिए हैं कि भाई ये एक दोषी है तो बाकी का क्या दोष है, उनके फैसलों का भी हमने अध्ययन किया है। सारा करने के बाद में हमने ये कहा कि भाई ये करिए, तो ऐसा हमने सुझाव दिया है। आपका सुझाव क्या है कमेटी का? अभी हमारा सुझाव यही है कि भाई ये जो जांच है तो जारी रहेगी, जैसे जैसे पकड़ में उसको नौकरी से निकाला जाएगा। मान लो आधे से ज्यादा करोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि आधे से ज्यादा फर्जी है इसमें, सही? हाँ, करोड़ी लाल मीणा आपके ही मंत्री हैं, वो कह रहे थे आधे से ज्यादा फर्जी है इसमें। देखिए अब उसकी तो एसओजी जांच कर रही है, जो पकड़ में उसको तो बाहर करते ही जाएंगे ना। अगर मान लीजिए आधे से ज्यादा हो तो आप कर देंगे इसको फ्री? वो भविष्य का विषय है, बाबूलाल खिलाड़ी जी के मन क्या कहता वो है? भविष्य का विषय है। और उसका तो मगरमच्छ कहना भी जल्दबाजी होगी। मगरमच्छ पकड़ना हाँ, मगरमच्छ भी आने चाहिए, मगरमच्छ भी आने चाहिए। कब आएंगे? हाँ, उन पर भी चल रहा है अभी, कुछ लोगों पर पकड़ना पकड़ेंगे। बात हुई आपकी एसओजी से? हाँ, एसओजी से क्या, वो सारा सुना उनको, इसलिए सारे लोग आए। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था एक भी मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, मछलियां भी नहीं बचेगी। जो दोषी है सारे को पकड़ना चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं, और आएंगे वो धीरे धीरे। अभी सर अपनी बात हो रही थी कि आपने बोला कि मैं जनजातीय क्षेत्र के लिए प्लानिंग बना रहा हूँ, तो बेरोजगारी पे आ गए थे आप, फिर एसआई पे आ गए, उसके बाद क्या बता रहे थे आप? देखिए जनजातीय क्षेत्र में बेरोजगारी तो इशू है ही है, उसके बाद में पढ़ लिख करके अपना व्यवसाय खड़ा करें। स्वावलंबी। हाँ, स्वावलंबी बने, क्योंकि स्वरोजगार। नौकरियां आप चाहेंगे कि हम सबको नौकरी दे देंगे, कोई दे नहीं पाएगा, कोई भी सरकार ने, कोई कहे तो भी नहीं मानना चाहिए। मैं कई बार भाषण में भी कह देता हूँ, जितना % नौकरियां हैं उतनी नौकरियां हैं, लेकिन नौकरी योग्य वो बने उसके लिए हम कोचिंग भी कराते हैं, आरएस की कराते हैं, रीट की कराते हैं। इस प्रकार की कोचिंग हम करा करके उस आदिवासी क्षेत्र का बच्चा नौकरी में आइए हम करा रहे हैं। उसके बाद में अपने पैरों पे खड़ा हो, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के क्या वो सेंटर भी हम चला रहे हैं। उनको हम उस प्रकार की ट्रेनिंग दे करके, और वो क्या जॉब करना चाहता है उसके लिए हम लोन दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं, और वो काम भी हमारा विभाग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने आने के बाद में एक चीज़ मैंने कही थी, सबसे बड़े विभाग मिलने के बाद मैंने कहा था कि भाई हमारे जनजातीय क्षेत्र में विभाग लंबे समय से काम कर रहा है, कितने कलेक्टर एसपी हैं, तो कोई नहीं था। मैं इतने वर्षों से काम कर रहा था, आईएएस आईपीएस क्यों नहीं बने? तो उनका कहना था कि साहब आईएएस और आईपीएस की कोचिंग होती है, वो महंगी होती है, हम इतना पैसा नहीं दे पाते। तो मैंने कहा मैं दूंगा, कहीं से भी लाएंगे करेंगे। तो मेरा एक सपना है और मैं उस पर आज भी अडिग हूँ, और मैंने कहा है, तो अब मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि भाई हमको एक कुछ छोटा सा ग्रुप दीजिए, उस पर हम प्रयास करें, उनकी कोचिंग हम जयपुर भी कराएं, दिल्ली भी कराएं। एक प्रयास तो करें, फिर सफल कितने होंगे तो भविष्य बताएगा। तो मेरी मंशा है कि आदिवासी एरिया का भी एक कलेक्टर एसपी बने, तो कम से कम एक, हम माने कि नहीं हमारे क्षेत्र में भी है, तो वो एक बड़ी मंशा ये है। सवाल सर मेरे भी मन में, जहन में बार बार आता है। मैं आदिवासी इलाके में गया था, तो मैंने देखा कि जो इधर के पूर्वी राजस्थान के मीणा है, सवाई माधोपुर,
बावन से गांव है, उसमें तो आधे सारे से के ज्यादा सरकारी नौकरी आई है, सारे सारे होंगे। सर आई के चाहिए। तो सर आपके इधर के लोग कैसे नहीं बन पा रहे, ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता था। इसका मैंने जिस दिन मंत्री बनने के बाद, विभाग मिलने के बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया था, आज भी उसी पर हूँ क्या? कि आईएएस और आईपीएस मुझे चाहिए और मैं बनाऊंगा। अब मैं प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैंने एक फाइल चलाई है। पढ़ते तो नहीं है आपके इधर के लोग, पैसे नहीं, का अभाव है या? पढ़ते हैं, टैलेंट भी है। डूंगरपुर के 4 आईएएस और आईपीएस हैं, अच्छा। अपने स्तर से बने हैं। हम अगर कोचिंग कराएंगे, हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से फल मिले। टैलेंट है, आज वहाँ पर डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, हर प्रकार से। अभी मेरे को बच्चों ने कहा साहब हमें तो आईएएस की कोचिंग करनी है, मैंने कहा मैं कराऊंगा, तो वो कराएंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से मेरी मंशा है कि हम इस पर भी कुछ कर रहे हैं तो करेंगे। अच्छा, आईएएस आरएएस की फ्री कोचिंग कराने का आपका आरएस की प्लान? तो हम करा ही रहे हैं, आईएएस की भी। सर एक धर्मांतरण बड़ी समस्या है आदिवासी क्षेत्रों की, और लगातार ईसाई धर्मांतरण हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बहुत बड़ा इशू है, ये आज से नहीं, अंग्रेज आने से ही शुरू हुआ है। अंग्रेजों की मानसिकता थी कि लंबे समय तक हमको राज करना है तो इनकी संस्कृति पर आक्रमण करना पड़ेगा, शिक्षा पर, तो वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। आदिवासी में गरीब हैं, एक आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, तो ऐसे एरिया में जा कर के शिक्षा के नाम से जाते हैं, चिकित्सा के नाम से जाते हैं, सेवा के नाम से जाते हैं, और बरगल अगर उन कमज़ोर लोगों को बहला फुसला करके पैसे के प्रलोभन में उनका धर्मांतरण होता है। धर्मांतरण हो, किसी जाति का धर्म को माने, हमें कोई चिंता नहीं, हम उस पर जाना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन आस्थाएं बदलने के बाद में वो ये कहता है कि मैं यहाँ के संविधान को नहीं मानूँ, मैं भारत माता को भारत माता नहीं मानूंगा, इस देश को देश नहीं मानूंगा, ये कहता है। ये हमारा दर्द है। इसलिए हमारी मंशा है कि धर्मांतरण पर रोक लगे, और रोक लगे तो कई हमारे विचार परिवार के लोग समय समय पर आंदोलन भी करते हैं, डीलिस्टिंग के लिए मांग भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, और ये ज्ञापन भी आते रहते हैं। तो हमारी मंशा है कि डीलिस्टिंग होना चाहिए। क्यों? कि जो आदिवासी ईसाई बन गया, वो आदिवासी नहीं रहा। आदिवासी नहीं रहा तो आदिवासी की जो सुविधा मिलती है, आरक्षण का लाभ मिलता है, सारी चीज़ें मिलती है, वो क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उससे उसको बाहर किया जाना चाहिए। तो ये विचार चल रहा है। निश्चित रूप से डीलिस्टिंग का कानून भी आएगा, तो डीलिस्टिंग होगा तो निश्चित रूप से इस पर काम होगा। तो जो कन्वर्ट हो गया, धर्मांतरित हो गया, वो उधर चला गया, तो इसका लाभ मिलना चाहिए। वो जो असली आदिवासी रहा है उसको मिले तो उसको लाभ होगा। डीलिस्टिंग की मांग आप उठाएंगे विधानसभा में? बिल्कुल, हम भी डीलिस्टिंग का कानून लाना होगा तो हम भी लाएंगे सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार का इशू हमारा इशू नहीं है। हम अभी एक्ट लेके आए हैं धर्मांतरण का। वो एक्ट अभी लागू नहीं हुआ ना? लागू नहीं हुआ, वो वापस बिल चला गया। अभी बिल अभी पेंडिंग है, उसको हम लाएंगे और उसमें कुछ और सुधार करना करेंगे। उसमें हमने ये कहा है कि भाई ये लाने के पीछे उसको थोड़ा और कठोर बना रहे हैं। कोई संस्था करा रही है तो संस्था का रजिस्ट्रेशन खत्म करेंगे, सजा का प्रावधान हम बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो उसको पनिशमेंट देने का थोड़ा एक तरीका है, तो उसको करेंगे तो उस पर थोड़ा सा अंकुश लग सकता है। सर एक एनजीओ के माध्यम से भी कन्वर्जन हो रहा है वहाँ बहुत सारे। वो एनजीओ डिलिस्टेड होगा। अच्छा। हाँ, ब्लैक लिस्टेड होगा। सर एक आदिवासी शब्द है जय जोहार, और फिर जय जोहार के साथ में जोहार सलाम भी चलता है, ये क्या है सर? समझ नहीं आ रहा लोगों को। देखो, जय जोहार ये उधर असम और उधर ये अभिवादन का एक शब्द है, उधर बोलते हैं। हम इधर राम राम बोलते हैं तो उधर वो बोलते हैं, उससे हमें आपत्ति नहीं है। हमारे भी कई लोग जय जोहार बोलते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग राम राम बोलते हैं तो वो जय जोहार बोलते होंगे। लेकिन जय जोहार सलाम ये हिंदुस्तान में कहीं पर भी प्रचलित नहीं है। ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के नेताओं ने मुसलमानों को खुश करने के लिए सलाम वालेकुम, ये मुस्लिम कहते हैं, ये बोलते हैं सलाम वालेकुम, तो अगला उत्तर देता है अस्सलाम वालेकुम से उल्टा बोलता है। इनकी पद्धति थोड़ी सी वैसी होती है, तो क्योंकि उल्टा बोलने के भी होता है, सीधा बोलने, दोनों चीज़ें बोलते हैं, तो वो बोलते हैं। अब उनको खुश करने के लिए इन्होंने शुरू कर दिया जोहार सलाम। अच्छा। उनको खुश करने के लिए। अब इस प्रकार से आप नारे लगा करके, नाटक करके क्या बताना चाहते हो, क्यों भ्रमित करना चाहते हो? कौन से नेताओं ने शुरू किया, नाम बताइए। अभी टीवी के नेता राजकुमार राउत बोलता है। बाप का नेता? हाँ, बोलता है। तो बाप तो इससे आदिवासी समझ गया ना। अगर आदिवासी तो आदिवासी की बात कर, फिर नाटक क्यों करता है? तो अब आदिवासी धीरे धीरे छोड़ रहा है। किसको छोड़ रहा है?
राजकुमार को और बीटीपी को, अच्छा बाप को। सर, मैंने कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों की बहुत सारी स्टोरीज देखी हैं, लेकिन ये आदिवासी क्षेत्रों में ये पत्थरबाज कहाँ से आए हैं? देखिए, ये बीटीपी आई थी तो सबसे पहले हवा यही बनाई कि भाई आदिवासी पर आईपीसी लागू नहीं होती है। आप बताइए, आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो आप पे कार्रवाई नहीं होगी क्या? मैं किसी को थप्पड़ मार, मेरे पर कार्रवाई नहीं होगी? वो कहते नहीं, आईपीसी अपने ऊपर लगती ही नहीं है। तो ऐसा कौन सा नियम है जिस पर कोई मारे, किसी को हत्या करे, गाली दे, उस पर कार्रवाई नहीं है? हिंदुस्तान में तो गाली दे तो भी कार्रवाई होती है, 151 पाबंद करते हैं। इन्होंने भ्रम फैलाया तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, हम पे तो कार्रवाई कुछ होती नहीं। फिर इन्होंने कहा कि भाई हम 8वीं पास को नौकरी दे देंगे। आज मैं कहता हूँ, मेरे पास में पोस्ट ग्रेजुएट लड़का खड़ा है, बैठा है, बेरोजगार है, उसको मैं नौकरी नहीं दे सकता हूँ? मैं 8वीं पास को नौकरी दे दूंगा क्या? इस प्रकार से भ्रमित किया। जब उन्होंने कहा कि आईपीसी हम पे लागू नहीं होती है तो मार कूट करके लूट के खाओ, तो जो कम उम्र के बच्चे थे, कम पढ़े लिखे बच्चे थे, वो भावनाओं में आकर के उन्होंने ये कदम उठा दिया। अब पत्थर किसको मार रहा? आदिवासी को। मारने वाला कौन? आदिवासी। लूट किसको रहा? आदिवासी को। लूट कौन रहा? आदिवासी को। इस प्रकार का माहौल बनाया। तो हमारी सरकार आने के बाद में, मैं भी उधर का प्रभारी हूँ, तो मैंने एसपी कलेक्टर को मैंने कह दिया पत्थरबाज बंद होने चाहिए, भयमुक्त वातावरण होना चाहिए। कोई भी आदमी हो, किसी इस प्रकार का अपराध करता है, अपराध करने वाला अपराधी ही है, उसको उस तरह से देखना चाहिए। हमने कार्रवाई करना शुरू किया, उठा उठा के डालने का काम किया। एक जगह तो हमारी पुलिस और उनके झड़प हुई, उठा करके लेके पुलिस। और आज धीरे 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 पत्थरबाज कम होते जा रहे। उनको पता लग गया कि नहीं, कानून अपना काम करेगा। क्या आपको लगता है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आदिवासी इलाका है, ये नक्सल मूवमेंट की एक आहट है? क्योंकि नक्सली मूवमेंट जो छत्तीसगढ़ वगैरह में चला रहे हैं कुछ लोग, यहाँ पर यहाँ के नेताओं के टच में, ऐसा मुझे सूचना मिली सूत्रों से। निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से डूंगरपुर बांसवाड़ा में नक्सली गतिविधियां थी, चल रही थी, और उसके कारण से अभी कुछ लोग उसके प्रभाव में हो सकते हैं। चल रही थी? हाँ, पहले क्या हो रहा था? ये बॉम्ब सेफ वगैरह जो चलते हैं वो उसी से प्रभावित थे, और वो लोग नक्सली गतिविधियां करते थे, लेकिन सफल नहीं होते, धीरे 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 कम होता गया। लेकिन उसके प्रभाव में आज भी लोग हैं, और आज भी वहाँ के कुछ लोगों की ट्रेनिंग असम में होती है, झारखंड में होती है। क्यों होती है? कौन देता ट्रेनिंग? वही लोग देते हैं जो पहले सफल नहीं हो वो, और इनको आगे करके, इनको मोहरा बना करके पीछे से वो अपना काम धंधा कर रहा है। कौन सी पार्टी इसको सहयोग कर रही है? कोई बिल्कुल बाप को कर रहा है। बाप नक्सल हाँ, मूवमेंट को सपोर्ट कर रही है, आप आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं? सही। तो सीधा आरोप है ये जो बोल रहे हैं, ये इनकी भाषा नहीं बोलते, उनकी भाषा बोलते हैं, किनकी? उन नक्सलियों की। बाप वाले? हाँ कैसे कैसे भाषा बोलते हैं? भाई, आज आदिवासी हिंदू नहीं, कौन बोलता है? यहाँ का आदिवासी तो नहीं बोल रहा ना। हम तो देवी देवताओं की पूजा करते, शिव जी की पूजा करते। अभी देखना, ये श्रावण आएगा, उसमें सारे के सारे पूजा पद्धति में लग जाएंगे। और डूंगरपुर बांसवाड़ा सबसे ज़्यादा धाम है, घोटिया अम्बा धाम, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम, सती सुरमल का धाम। सती सुरमल आदिवासी था। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा अगर धूणियाँ हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में। सबसे ज़्यादा धर्म भजन कीर्तन करते हैं तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में करते हैं। तो ये जो बयान है राजकुमार रोत का कि मैं हिंदू नहीं हूँ, वो नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलवाद से प्रभावित है, ये हाँ, बयान निश्चित रूप से। आपका ये कहना है? क्योंकि यहाँ का आदिवासी नहीं बोल सकता है, कभी नहीं बोला है। आप सीधा आरोप ये वो लगा तो रहे हैं। राम भक्त है यहाँ का आदिवासी। और राजकुमार रोत का ये जो बयान है आदिवासी हिंदू नहीं है, ये नक्सलवाद का बयान है, नक्सल प्रभावित है वो। नक्सल प्रभावित बयान है। हाँ, वैसे ही। एक सवाल और है कि बांसवाड़ा एक प्लांट का विरोध भी कर रहे हैं कुछ आदिवासी संगठन, क्या है वो? देखिए, न्यूक्लियर प्लांट लग रहा है, और ये लंबे समय से विचाराधीन है, सैंक्शन हो चुका है, काम उस पर चल रहा है। कांग्रेस के समय वहाँ पर ज़मीन एक बार हो चुकी थी, सारी ज़मीन, और कुछ लोग वहाँ से विस्थापित अब नहीं हटे थे, उनको अभी हटाने का काम शुरू हुआ, उनको राजी किया गया, वो हटेंगे। न्यूक्लियर प्लांट लगेगा तो वहाँ के लोगों को भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से वो, वहाँ कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम बरसों से यहाँ काबिज हैं, तो उनको ज़मीन
उनको मुआवजा दे दिया गया, लेकिन वो हटे नहीं, वो बैठे हुए। तो पहले तो उन्होंने ले लिया, अब क्यों नहीं उठ रहा था? अब उठना चाहिए। वो कह रहे हैं कि वहाँ पेड़ काटे जाने हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया। देखिए, कहाँ कहीं कुछ काम होगा तो वो तो पहले से तय था भाई, यहाँ होगा, जमीन तय हो गई, अलॉट हो गई, तो वो तो वहाँ तो काम करेंगे, वो कटेंगे तो दूसरी जगह लगा देंगे। सर ये एक व्यक्ति हैं बीएपी के, भंवर परमार, भंवर दादा के नाम से, उनके बारे में आपका क्या विचार है? लोग कहते हैं कि वो है थिंक टैंक इस पार्टी के, पर वो सरकारी नौकरी भी करते ही हैं। देखिए, भंवर परमार मास्टर है और सरकारी एम्प्लॉय है, उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वो नौकरी कम, राजनीति ज़्यादा कर रहे हैं, और वो अपने आप को आदिवासियों को चिंतक बताता। किस बात का चिंतक है? क्या मंदिर नहीं जाना वो चिंतन है क्या आदिवासी का? पूर्वजों की पूजा नहीं करनी चाहिए वो चिंतन है क्या आदिवासियों का? आदिवासी राम राम नहीं करे उसकी वो जो चिंतन है क्या आदिवासियों का? आदिवासी आज भी 7 फेरे अग्नि को साक्षी लेता है तो लेगा, अपने पूर्वजों की पूजा करेगा करेगा। वो कहते कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये चिंतन हो सकता है क्या? ये आदिवासियों को भ्रमित करने का काम जो कर रहा है वो ठीक नहीं, और उसका सरकार के ध्यान में है। सरकार अपना कार्रवाई और काम करेगा, इलाज कर देगी सरकार। और निश्चित रूप से होना चाहिए। नौकर नौकर कैसे रहना चाहिए? उसको किसने अधिकार दे दिया राजनीति का? बना वो आदिवासी समाज के नाम से काम करता है, काम एक ही है, उनकी जय जय बोलता है। क्यों बोलता है? मेरी विचारधारा होती, मैं विचारधारा का हूं, मैं करूंगा काम, लेकिन कोई भाषण मंच पे थोड़ा देगा क्या? भाषण देते हो? आदिवासी समाज के नाम से इकट्ठा होकर भाषण देता है, आदिवासियों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या कर लेगा? अब तक तो कुछ किया नहीं। सरकार आपकी है सर, नौकरी वो सरकारी वहां पे कर रहे हैं, आपने क्या कर लिया 1.5 साल में? निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे, है हमारे ध्यान में, करेंगे कार्रवाई है। 1.5 साल से तो वही कर रहे हैं, और जो गहलोत की सरकार में भी वही कर रहे थे वो। उसका इलाज होगा, समय पे होगा, अभी समय का इंतजार करिए। एक सवाल ये है कि अभी बात चल रही थी जयकिशन पटेल की। जयकिशन पटेल भी अध्यापक रहे थे और आप भी अध्यापक रहे हैं। अध्यापक पहली बार विधायक बनता है और पकड़ा जाता है एसीबी की ट्रैप, कितना बुरा है? क्या वो तो पूरी तरह से फर्जी है। उसने शिक्षा दीक्षा की, वो डिग्रियां सारी फर्जी हैं, मास्टर भी फर्जी तरीके से बना है। ये सारा का सारा जांच में साबित हो गया है। अब जो आदमी शुरू से फर्जीवाड़ा कर रहा है वो आदमी इतना बड़ा तो फर्जीवाड़ा कर ही सकता है ना। सर क्या आप राणा प्रताप बिरसा मुंडा को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? निश्चित रूप से मानता हूँ। क्या सीखने को मिला? देखो, बिरसा मुंडा एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी मिशन स्कूल में हुई थी। हाई स्कूल में पढ़ने के लिए जब गए थे तब उनकी सीखा काटी गई थी। ये बात मैंने विधानसभा में कही थी, चोटी काटी गई थी। और तब बिरसा जी को बहुत गुस्सा आया कि सीखा मेरी चोटी मेरा धर्म का प्रतीक है, मेरी संस्कृति का प्रतीक है, ये काटा है, और पढ़ाई छोड़ के चले आए और अंग्रेजों से लड़ना शुरू किया। वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और उनके जो अलग अलग प्रकार से ये लगाते टैक्स लगाते थे, अलग प्रकार से परेशान करते थे, उनके विरुद्ध में लोगों को खड़ा किया, उनके खिलाफ लड़े, तो इस देश के लिए लड़े। तो ये वो प्रेरणा स्रोत है हमारे। और अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे और कम आयु में उसकी मौत हो गई जेल में। महाराणा प्रताप मेवाड़ की आज़ादी के लिए लड़े थे। उन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार किया लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया लेकिन उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, कई प्रलोभन दिए थे लेकिन नहीं किए। ऐसे महापुरुषों को हम प्रेरणा स्रोत मानते हैं और मानेंगे। महाराणा प्रताप की सेना में भील भी थे? हाँ, भील थे। महाराणा प्रताप की सेना कमजोर पड़ गई थी, कम हो गई थी, तो राणा पूंजा भीलों की सेना लेकर के हल्दी घाटी में गए और उन मुगलों से लड़ाई लड़ी। राणा पूंजा की कई जगह मैंने देखा, तस्वीरें भी लगी हुई है वहाँ पर उदयपुर की बेल्ट में, आपने देखी होगी सर। लेकिन फिर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि राणा पूंजा की जो प्रतिमा है वो महाराणा प्रताप के साथ मिल रहा हो। ये भी एक विवाद उदयपुर की बेल्ट में चलता है।
महाराणा प्रताप मूर्ति। मतलब प्रतिमा, मैंने एक जगह विवाद देखा, महाराणा प्रताप और बुंजा भील की प्रतिमा एक जगह अनावरण होनी थी, तो उन्होंने कहा था कि वहाँ कुछ लोगों का विरोध था कि भाई पुंजा भील की महाराणा प्रताप के साथ प्रतिमा का अनावरण मत करो। नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं था। ये राणा पूंजा की मूर्ति लगनी थी 15 में, वो जन्मस्थली है। अच्छा, ये भैरू सिंह जी के समय तय हुआ था और मूर्ति बन करके तैयार हुई थी। तो वहाँ वहाँ पर वहाँ के उनके पूर्व वंशज हैं, उनकी आपत्ति थी कि राणा पूंजा की मूर्ति आप भील के रूप में मत लगाइए। तो हमने कहा भील के रूप में नहीं लगाएंगे, हम राणा पूंजा के नाम से लगाएंगे। लेकिन वो कोर्ट में गया और वो मूर्ति वहाँ नहीं लग पाई। इशू ये था। आपने एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने कहा कि मैं पहले लिविंग में रहा था, फिर मैंने शादी की थी। इट इज ट्रू? देखो, आदिवासियों में सगाई होती है, उसके बाद में साथ रहना शुरू करते हैं। अच्छा, ये भी है। तो वो लिविंग उसके बाद शादी करते हैं। अच्छा, पहले साथ रहते हैं। अच्छा, पहले साथ रह लेते हैं। हाँ। आप घर वालों के साथ रहे, अलग से रहे थे? ये घर वालों के साथ। हाँ। मतलब लिविंग का मतलब होता है अकेले में खुद अलग से मकान लेके रहते? वो ऐसा ही बोलते हैं, बाकी रहते साथ ही रहते हैं। तो वो क्या किस्सा था लिविंग का, दिलचस्प किस्सा वो क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था, तो साथ रहते थे। हम्म। अब मैं आपसे 5-7 सवाल रैपिड फायर पूछूंगा, मतलब आपको खाना क्या पसंद है। पहला सवाल ये है, एक लाइन में आंसर दे दो, खाना क्या पसंद है? खाना दाल रोटी। दाल रोटी। दाल रोटी बिल्कुल नहीं। अपना आदर्श किसे मानते हैं बाबूलाल खराड़ी? देखिए, मेरा आदर्श मेरे पूर्वज, मेरा आराध्य देव, वो मेरे आदर्श है। संघ से आपको क्या सीखने को मिला? देखिए, संघ से आज जो कुछ मैं हूँ वो संघ की वजह से हूँ। आज मेरे पे जो संस्कार है वो संघ की वजह से है। आज मैं जो बोल रहा हूँ वो संघ की वजह से है। आज जो ज्ञान मुझे मिला है वो संघ की शाखा से मिला है। जो आज मुझे देशभक्ति मिली वो संघ की शाखा से मिली है। तो संघ ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है। नरेंद्र मोदी को आप कैसे देखते हैं? वो हमारे आदर्श है। कब से नरेंद्र मोदी? प्रेरणा स्रोत भी है। आपके रिश्ते कब से नरेंद्र मोदी से? देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कई बार मैं उनके साथ मंच पे भी रहा हूँ। और वैसे व्यक्तिगत रूप से वो मेरे से फेस बाई फेस नहीं जानते होंगे, नाम से जानते होंगे, लेकिन हमारे संबंध। और दिल्ली भी एक आधी बार हमें उनके व्यक्तिगत रूप से भी मिलना हुआ था, जब संगठन मंत्री थे। ना मैं राष्ट्रीय सचिव था जनजाति मोर्चे का, तब मिलना हुआ था। तो वो एक युग पुरुष है। युग पुरुष ही हम कह सकते हैं। निश्चित रूप से देश को आज मजबूत करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, तो हमारे लिए प्रेरणा से कम नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी? वो भी महापुरुष थे। अटल बिहारी वाजपेयी विद्वान थे ही थे, कवि थे ही थे। उनके भाषणों को सुनने के लिए लोग, उनका नाम सुन करके आ रहे हैं तो लाइनें लगती थी। उनको मैंने नज़दीक से देखे हुए, सुने हुए हैं। गोविंदाचार्य? गोविंदाचार्य जी एक ज़माने में बीजेपी के चाणक्य हुआ करते थे, कहते थे लोग। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो आज गोविंदाचार्य जी। मैं भी एक तस्वीर देख रहा था गोविंदाचार्य जी की, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन मैंने आपका एक किस्सा पढ़ा कि आपने गोविंदाचार्य जी के साथ काम किया, और आपने बताया अभी कि जब एक उदयपुर में मीटिंग हो रही थी तो आप गोविंदाचार्य जी के साथ बैठे, उन्होंने पूछा कौन चुनाव नहीं लड़ना चाहता, तो बाबूलाल खराड़ी जी ने हाथ खड़ा कर दिया, उन्होंने आपका नाम लिख लिया, उसके बावजूद आपको टिकट मिल गई। तो आपके भी दिलचस्प किस्से जुड़े हैं गोविंदाचार्य जी से। ये संगठन का क्या सोच रहा था वो तो वही जाने। राहुल गांधी, एक शब्द में आपको आंसर देना है। राहुल गांधी अभी परिपक्व नेता नहीं है। क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कभी कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि एक लीडर की जो सोच होनी चाहिए वो सोच नहीं है, अभी बचपना है। किरोड़ीलाल मीणा?
वो एक जुझारू नेता है, अच्छे नेता जुझारू हैं। जीवन भर उन्होंने संघर्ष ही किया है। वो भी, हम भी कहते हैं और वो भी कहते हैं, सारी हड्डियां टूटी हुई है। तो जुझारू है, क्या सीखने को मिला? ईमानदार भी है, जुझारू है और थोड़े से आक्रामक हैं। नुकसान भी होता है आक्रामक। देखिए, अच्छा बुरा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उनका जैसा स्वभाव है वैसा वो करते हैं, अच्छा है। लेकिन लड़ने का उनका स्वभाव है कि हर चीज़ के लिए नहीं, ये होना चाहिए तो होना चाहिए। वसुंधरा राजे? वो भी हमारी एक अच्छी लीडर है और राजस्थान में उनका भी एक क्रेज है। जब मुख्यमंत्री बनी थी तो बहुत बड़ा एक क्रेज था उसका, वसुंधरा वसुंधरा बस इस प्रकार से था। अब राजनीति में तो कई बार आदमी ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता अप्स है, एंड वो डाउन्स। हाँ वो होता रहता है, राजनीति में चलता रहता है। अटल जी, वो भैरव सिंह जी शेखावत, आपने काम किया उनके साथ? बिल्कुल, भैरव सिंह जी के समय में चुना भी 98 में। वो एक बड़ा उदार नीति वाला और बहुत दूरदर्शी नेता था। मतलब भैरव सिंह जी को विपक्ष भी दबंग नेता के रूप में मानता था। विपक्ष का वो बहुत बड़ा सम्मान भी करते थे। इसलिए भैरव सिंह जी को सारी पार्टियां भैरव सिंह जी को मानती थी। उपराष्ट्रपति जब चुनाव हो रहे थे तो भैरव सिंह जी के विषय में अच्छे अच्छे लोग उनके साथ आए थे। एक अंतिम सवाल नॉर्मल पूछ लेता हूँ, फिर बंद करेंगे इसको, इंटरव्यू को खत्म करेंगे। सर, आपकी सरकार में मुख्यमंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, मंत्री जी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात घूमते हैं, पर कभी कभी आपको बाबूलाल खराड़ी को नहीं लगता कि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगने की आवश्यकता है, या ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा बहुत टाइट करने की आवश्यकता है? क्योंकि मैं सुनता हूँ बहुत सारे एमएलएज मिलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी सुनती नहीं है, साला हमारा वो हमारे को सीआई नहीं सुन रहा, डिप्टी नहीं सुन रहा, कोई कहता है कि हमारा जो तहसीलदार है वो नहीं सुन रहा, अलग अलग मंतव्य आते रहते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि ये 1.5 साल हो चुके हो, अब उपयुक्त समय है कि ब्यूरोक्रेसी को ये करना चाहिए कि बीजेपी के आम कार्यकर्ता और एमएलए का, विधायक का, मंत्री का काम हो? देखिए, ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, एक संविधान की व्यवस्था है, उनको सबको काम करना है। हम पॉलिटिकल की नज़र से देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी अपनी दृष्टि से देखता है। जो काम वास्तव में होने जैसा है और होना चाहिए वो ब्यूरोक्रेट करता है। जहाँ तक बात सुनना नहीं सुनना, ये बात सही है कि सत्ता में है तो सत्ता के लोगों की बात ज़्यादा सुने और विपक्ष की कम सुने, वो भी नहीं है। अगर विपक्षी कोई सही बात बता रहा है तो उसकी माने हम भी विपक्ष में रहें। कई बार हम भी प्रशासन से कहते हैं कि भैया ये करिए, तो वो कहते हैं हाँ भाई साहब ये है, होने जाए, तो वो करते थे। आज भी वो करते हैं, करना भी चाहिए। सम्मान का सवाल है तो अगर कोई भी अधिकारी किसी की बात नहीं सुनता, काम होना नहीं होना अलग बात है, काम होने जैसा है तो उनको करना ही है, उसे तो मना नहीं कर सकते। नहीं होने जैसा है तो उनकी बात सुने पूरी तरह से, सुनने के बाद में उनको रिप्लाई कुछ नहीं देनी है, फिर आगे ऊपर बताना भाई ये काम है, इस प्रकार का नहीं हो सकता है। और उनको भी अगर स्वाभाविक रूप से कह सकते हैं तो सर ये कानूनी अड़चन है, इसमें नहीं हो सकता है, पॉजिटिवली जवाब देना चाहिए ब्यूरोक्रेट को। जब तक ब्यूरोक्रेट पॉजिटिव नहीं होगा तब तक काम ठीक प्रकार से नहीं हो सकेगा। वो कह देगा कि नहीं, मैं कहूँगा वही सब कुछ है, वैसा नहीं है। और कई बार ब्यूरोक्रेट के अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार भी है, अच्छा काम पर करते हैं। तालमेल में कई समस्याएं आ रही है अभी भी। हाँ, समस्या आती होगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट को तालमेल बनाना चाहिए, बिठाना चाहिए, निश्चित रूप से बिठाना चाहिए। और होने हैं उनको काम को करना भी चाहिए। और कई बार कुछ अधिकारी अपवाद होते हैं, वो फिर अपने हिसाब से चलते हैं, उनको नहीं चलना चाहिए। और नहीं चलना चाहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब मिल करके उनको ठीक करने का प्रयास तो करेंगे, क्योंकि ये नहीं चलेगा। लोकतंत्र में सबकी सुननी है और काम करना है हमको। और ब्यूरोक्रेट्स को क्यों नहीं करेगा? जनता के लिए काम करना, किसी व्यक्तिगत लिए थोड़ा करना। जनता का काम नहीं करेंगे तो फिर किसके लिए बैठे हम लोग? फिर हमको पहली तारीख को तनख्वाह कौन देता है? यही लोकतंत्र का मालिक तो दे रहा है ना, जनता ही दे रही आज है। गाड़ी दे रहे हैं, घोड़े हैं, सारी सुविधा है, एसी के रूम हमारे पास में, इतनी सारी सुविधा है, कौन दे रहा है? ये जनता ही तो दे रही है ना। जवाबदेही हमको समझनी पड़ेगी कि मेरी जवाबदेही है, ये मेरा मालिक है, मुझे मालिक के लिए करना है।
मैं अधिकारी हूँ उसका मतलब मैं ये नहीं भूलूंगा कि नहीं मैं अधिकारी हूँ, मेरी हैसियत से हूँ, मेरी योग्यता से हूँ। योग्यता लेके घूमता रहेगा, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं बात पहुँचेगा। जनता ने तय कर लिया कि नहीं देंगे नौकरी तो नहीं देंगे, क्या होगा? अगर हम भी अच्छा नहीं काम करें तो जनता कह देगी भाई नहीं काम करते तो हमको कह देंगे तुम घर जाओ भैया। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक सवाल सर, आदिवासी बेल्ट में मैं सवाल भूल गया था वो, आदिवासी इलाकों में नशे की बड़ा प्रॉब्लम हो रही है, युवा नशे में ज़्यादा आदी हो रहा है नशे का, और बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आ रही है और अधिकतर मुस्लिम लोग पकड़े जा रहे हैं, बड़ी बात ये है। देखिए, आदिवासियों में कुछ लोगों में आदिवासी क्या कि कुछ काम दाम करता है, थका मादा आता है, तो नशा एक शाम को थकान मिटाने के लिए करता था। अब ये फैशन हो गई, मुझे शौक से नशा करना है, व्यक्ति शौक पे आ गया। शौक पे आ गया तो आज अलग अलग प्रकार के नशे भी आ गए, कहीं कुछ पाउडर आने लग गया, कहीं एमडी। हाँ एमडी। तो ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ये जहाँ पर भी नशा है वो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। नशे का आदी हो गया, वो जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता, वो बर्बाद होगा। तो निश्चित रूप से इसके लिए डिपार्टमेंट है, आबकारी विभाग भी है, ये सारे काम करते ही है। तो निश्चित रूप से नहीं, उनको पुलिस की दायित्व तो बनता है लॉ एंड ऑर्डर का। अगर एमडी बिक रही है, कोकीन बिक रहा है, ऐसे सूखे नशे आदिवासी बेल्टों में बिक रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मैंने सर वो जो पकड़े गए कुछ लोग, अभी आपको ध्यान होगा कुछ लोग, उसमें मुस्लिम अधिकतर सप्लायर थे। देखिए, सारा का सारा ये धंधा वही लोग करते हैं। कौन करते? मुस्लिम ही, उनका कोई धंधा होता नहीं और वो हर प्रकार का धंधा करते हैं। वो ये वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं और धीरे धीरे हमारी युवा पीढ़ी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आदिवासी की युवा पीढ़ी। हाँ हाँ, आदिवासियों में सब जगह यही पहुँचाते हैं ना, ये पुड़िया पहुँचाना, वो पहुँचाना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। और इनको सप्लाई कौन करता है उसको हमको टारगेट बनाकर रोकना पड़ेगा और इस पर सरकार काम कर रही है, करेंगे निश्चित रूप से। आपने कभी बोला जिला प्रशासन को और एसपी हाँ, को इस बिल्कुल बारे में? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको लगता है कि नशे की जद में अब आदिवासी युवा आ रहे हैं? आ रहे हैं और रुकना चाहिए निश्चित रूप से। इसको लेकर आप विधानसभा में और मुख्यमंत्री जी से, एसपी से माननीय मुख्यमंत्री से कहेंगे और अधिकारी तो हमने कहा ही है और कहेंगे तो इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो। तो ये थे बाबूलाल खराड़ी जिन्होंने खास बातचीत की। बाबूलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका समय बहुत ले लिया आज हमने, इसके लिए मैं क्षमा 2 चाहूंगा, घंटे लिए, क्योंकि आप देख रहे थे बार बार मैं समझ गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर आदिवासी इलाके के हैं। तो बाबूलाल जी आज हमारे से खास बातचीत की, धन्यवाद, नमस्कार।